चलिए, एक बार फिर से आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल स्टॉक मार्केट्स बंद रहेंगे, ध्यान रखिएगा, कल गणेश चतुर्थी है और कल ऑफिशियली बप्पा को आप फिर घर लाएंगे और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन 1.5 दिन का विसर्जन है या 5 दिन का या 10 दिन का, उसके बाद बप्पा की विदाई होगी। और ये फेस्टिव सीज़न आप सबके लिए शानदार रहे, यही उम्मीद रहेगी। मार्केट के लिए तो खैर आज थोड़ा सा ख़राब दिन रहा। ट्रम्प टैरिफ एक दिन पहले ही लग गया, उससे थोड़ा मार्केट को झटका लगा। और देखिए, जैसा कि हम बात कर भी रहे थे कि सुबह से ही सारे के सारे इंडेक्स जो हैं वो रेड में ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मॉर्निंग लो को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो सुबह का लो था, भले ही 50 पॉइंट से निफ्टी में और 100 पॉइंट से बैंक निफ्टी में, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन पहले घंटे के उन लोज़ को हम अभी तक तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हालांकि बैंक निफ्टी में गिरावट ज़्यादा हुई, इंडेक्स करीब 1% नीचे है और 54,500 तक भी गए हम, 54,478। और मिड कैप और स्मॉल कैप की गिरावट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप देखें तो अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी आपको। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी ख़राब है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, एक बार ज़रा मारुति का स्टॉक लेकर आइए ज़रा एक बार, 2.5% ऊपर है। इसने कल ऑल टाइम हाई लगाया था, याद होगा आपको। कल मैं और श्रेया पंचनामा में डिस्कस भी कर रहे थे कि अगर है तो बने रहें। देखिए, आज फिर शानदार तेज़ी, तो खैर न्यूज़ भी आ रही है। ऑटो इंडेक्स देखिए आप, एफएमसीजी इंडेक्स देखिए आप। अगर आपका ऑब्सेशन सिर्फ निफ्टी से है तो अलग बात है, या निफ्टी बैंक से। लेकिन अगर आपका ऑब्सेशन जो चल रहा है उस पर है, यानी कि एफएमसीजी यानी कि ऑटो, अगर आप सिर्फ इन दो स्पेसेस में रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं। खैर लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा क्या लेकर आएगा। वीरू, श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसे होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मार्केट के लिए आज, जैसा कि आपने कहा, खराब दिन, चौतरफा बिकवाली। स्पेशली आप देखिए, बैंक निफ्टी सिर दर्द बना हुआ है, ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली है। लेकिन दो स्पेसेस जहां पर अच्छी खरीदारी इस खराब मूड माहौल में भी है, वो है एक ऑटो स्पेस और एफएमसीजी स्पेस। उस पर बाद में बात करेंगे सर। लेकिन जिस तरीके से मार्केट आज मूव किया डोनाल्ड ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ के बाद, तो अब क्या लगता है, विघ्न बाजार का कौन हरेगा और कौन से लेवल सब इम्पोर्टेंट, क्या करना चाहिए ऐसे में? बिल्कुल, आपने कहा चौतरफा नहीं, तीतरफा कह लेते हैं, है ना। एक पॉकेट कंजम्पशन चल रही है। देखिए श्रेया, क्या हो चुका है और क्या होना है। क्या हो चुका है वो हमें पता है, टैरिफ लग चुका है। क्या होना है, जीएसटी कट। तो इसीलिए मार्केट अब क्या कर रहा है, मार्केट की पूरी उम्मीद अब जीएसटी कट से। क्यों, आज भी अगर आप देखें, अब ट्रेड डील को तो आप पचा चुके हैं, अब आप वर्स्ट प्राइसिंग कर चुके हैं। अब आप ये प्राइसिंग कर चुके हैं कि परसों जब आप आएंगे शो करने तो हमारे ऊपर 50% टैरिफ लग चुका होगा। बाई चांस ना लगा तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो ये तो बहुत ही बड़ी खबर होगी मार्केट के लिए, अगर कोई नेगोशिएशन अगले 2 दिन में यहाँ पर कोई पॉजिटिव खबर आ जाए तो। लेकिन एक बार के लिए इसको दरकिनार करते हैं जो मार्केट कर रहा है। क्यों इंट्राडे में ऑटो और क्यों इंट्राडे में एफएमसीजी इस तरीके से चला। तो आज भी हम सुबह कमेंट्री में बात कर रहे थे कि डिक्लाइन में ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ बेचें। आज भी हीरो की बात की हमने और भी कई स्टॉक्स की बात की। कंजम्पशन बास्केट, क्योंकि यहाँ पर अब मार्केट उम्मीद लेके चल रहा है कि यहाँ पर अब अच्छी खासी बाइंग होगी, इसीलिए इस वीक मार्केट में भी ऑटो और एफएमसीजी यही शेयर चले हैं। अब नज़रिया यही है, अभी कुछ समय के लिए हमें कंजम्पशन बास्केट के साथ ही रहना है। अगर ट्रेड डील पर कोई पॉजिटिव खबर आ गई बाई चांस, उसको बाद में देखेंगे। वो तो आ गई तो आ गई। जो आपके पास अभी है इन्फॉर्मेशन वो ये है कि ऑटो और एफएमसीजी अभी आउट परफॉर्म कर रहे हैं जीएसटी कट की वजह से। इंडेक्स के लेवल्स की आपने दूसरी बात की। देखिए, निफ्टी पर 24,750 से 24,800 का सपोर्ट जोन है। आज सुबह का लो यहीं पर है और फिर रेजिस्टेंस जोन है करीब 24,850 से 24,900 का। मेरे ख्याल से अभी के लिए निफ्टी में कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं है। एक अगर आप बहुत अग्रेसिव ट्रेडर हैं और अगर निफ्टी क्लोजिंग में 24,850 के ऊपर निकले, बहुत अग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं और अगर निफ्टी 24,850 के ऊपर निकले तो एक कॉन्ट्रैक्ट कॉल बाइंग बनती है टुवर्ड्स द एंड। क्योंकि थर्सडे को जब आप आएंगे तो 2 दिन के क्यूज़ पे आप रिएक्ट कर रहे होंगे, मार्केट वर्स्ट को प्राइसिंग कर चुका होगा और उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा आगे देख रहा होगा। तो ये एक व्यू हो सकता है। बैंक निफ्टी इस समय बाजार की सबसे कमज़ोर कड़ी है। एक आखिरी सबसे बड़ा सपोर्ट 54,500 का, आज सुबह वहीं सपोर्ट लिया है हमने, वहीं पर हैं हम मोर और लेस 54,500 पर। 54,500 के नीचे 54,000 तक भी फिसलने का रिस्क रहेगा। दिक्कत क्या है कि कोई भी रैली आएगी 55,200 तक की, कोई भी रैली सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, वहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है। और एफआई जिस तरीके से सेल कर रहे हैं
उनको एक मौका मिलेगा अगर मार्केट में कोई भी रिकवरी आए तो बैंक निफ्टी में वापस सेल करने का। आप वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा आज का? बिल्कुल अनुज, गुड आफ्टरनून। वही कंजम्पशन और वही थीम चलती हुई, और मैं हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा क्रूड की तरफ झुकाव रखते हुए पहला स्टॉक मेंशन करना चाहूँगा, पिडिलाइट। स्पेशली रोल ओवर कॉस्ट्स, रोल ओवर, प्लीज डायरेक्टर साहब रोल ओवर भी रखिएगा स्क्रीन पे। उनको देखते हुए, चार्ट पैटर्न को देखते हुए 19 दिसंबर 2024 के बाद, देखिए जो स्टैट्स हैं स्क्रीन पे वो स्टैट्स हैं, उसमें कोई अगर आप देखें इफ्स एंड बट्स नहीं है। स्ट्रेंथ है 19 दिसंबर 2024 के बाद अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को, एंड मोस्ट स्पेशली 5 मई के बाद के जितने भी क्लस्टर्स हैं उनको स्ट्राइक करता हुआ। आप जरा सितंबर फ्यूचर्स देखिए, 34% ओआई बिल्डअप, ऑप्शन एक्टिविटी अच्छी है, 3000-3100 की स्ट्राइक पे बिल्डअप अच्छा है। सितंबर फ्यूचर्स में भी बिल्डअप है, अगस्त फ्यूचर्स में, ऐसा नहीं कि ऑफलोडिंग हो रही है अगस्त फ्यूचर्स में, नहीं। तो एक्यूट स्ट्रेंथ है पिडिलाइट में। दूसरा है एचयूएल, आपकी स्क्रीन पे आएगा। एचयूएल ऑल दो इंट्राडे में स्ट्रेच हो चुका है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन आज के प्राइस में 2696 में इंपॉर्टेंस क्या है? एग्जैक्टली इसी प्राइस पे 21 अक्टूबर 2024 को 100 डे वहाँ ब्रीच हुआ था, एक गैप क्रिएट किया था इस स्टॉक ने। ये गैप फिल हो चुका है और एक बहुत ही बड़े और एक स्ट्रॉन्ग प्राइस क्लस्टर में ये एंटर करने की तैयारी करता है। हालांकि ऑफिशियली उस रेंज में एंटर करेगा 2700-2730 के ऊपर, बट बिल्डअप सितंबर का बहुत ही एग्रेसिव है। 36 लाख शेयर यहाँ पे जुड़े, और एक रखूंगा दैट्स हीरो मोटोकॉर्प। एक क्लासिकल फ्लैग का ब्रेकआउट यहाँ पे वेट करता हुआ 5140 पे, बिल्डअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन कोई भी डिप आता है जब 10 डेमा तक बाजार उसको लैच ऑन करता है, उसको लपकता है, ठीक वैसा ही कल भी हुआ था और वैसा ही आज भी हो रहा है। तो अनुज बहुत दूर के नहीं, लेकिन हाँ जो थीम चल रही है उसी थीम पे फोकस करते हैं। तो अनुज ये जो थीम चल रही है अगर आप देखें, यानी मोर और लेस जब आप कह रहे हैं कि वर्स्ट ऑफ टेरिफ वॉर, और टेरिफ कितना लगेगा भारत पर, उस पर जो वर्स्ट है जब फैक्टर हो ही चुका है, तो हमारे पास सकारात्मक तौर पे खेलने के लिए अब जीएसटी की थीम ही है। देखिए इस समय आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मार्केट में बाकी हर जगह अनसर्टेनिटी है। बैंक निफ्टी अपने कारणों से नहीं चल रहा है, शायद एफआई की सेलिंग है या जो मर्जी है। आईटी 2 दिन चलता है, फिर तीसरे दिन कोलैप्स हो जाता है। बाकी रिलायंस देखिए, रिलायंस से कुछ उम्मीदें थी, लेकिन रिलायंस ने भी 2 दिन से चलना बंद कर दिया है। बीच बीच में कभी कभी भारतीय चलता है, लेकिन भारतीय में भी अब वो फॉलो थ्रू मिसिंग है। एक ही पॉकेट, आप देखिए वीरू, मैं एक्चुअली बोलूँ, मैं बहुत लोग कहते हैं कि क्यों रिपीटेटिव हो रहे हैं, लेकिन कल हीरो मोटोकॉर्प हमने ग्रीन में लिया बिग स्टॉक्स में, जबकि वो इंडेक्स से बाहर जा रहा था। कल गिरावट आई, उसमें बाइंग आ गई। आज सुबह स्पॉटलाइट में मैंने हीरो मोटोकॉर्प की बात की, आज सुबह गिरावट आई, उसमें बाइंग आ गई। कल हमने मारुति की बात की थी, सारे स्टॉक्स की बात की थी, एफएमसीजी की बात की थी। आज सुबह डाबर भी लिया था, हालांकि डाबर नहीं चला, लेकिन बाकी सारे के सारे एफएमसीजी स्टॉक्स चले, पूरा का पूरा इंडेक्स चला। डाबर भी ग्रीन में ही है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली अब तो डाबर भी चल रहा है, देखिए 1.5% ऊपर है। तो ये आज की दोनों सुबह स्पॉटलाइट थी। मार्केट आपको क्लियर कर चुका है कि ये एक पॉकेट है जहाँ पर बाइंग है, और जहाँ पर जैसा आपने बोला कि 10 डेमा पे भी नहीं आते, उससे पहले बाइंग आ जाती है। तो जब एक पॉकेट में दिख रहा है आपको कि बाइंग है, और एक एडवांटेज ये होता है ऐसी पॉकेट्स में, इनमें आपको पता है कि कल को अगर आप गैप डाउन भी हो गया तो भी आप बेल आउट हो जाएंगे। अगर आपने हाई पे भी ले लिया, हाईएस्ट पॉइंट पे भी ले लिया आपने, तो भी आप बेल आउट हो जाएंगे। जैसे वो जीएसटी की खबर जिस दिन आई थी, उस दिन हीरो मोटोकॉर्प इंटरडे में 11% भागा था। 11% भागने के बाद वो इंटरडे में 4% गिरा, 7% ही ऊपर बंद हुआ। अगले दिन उसने उस लेवल को क्रॉस किया, उसके बाद फिर नीचे खुल के और उसके ऊपर के लेवल को क्रॉस किया। तो ये मार्केट में अब इस तरीके से होता रहेगा। सेम विद हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो जहाँ चार्ट इस तरीके के इतने स्ट्रॉन्ग और क्लीन होना, और जहाँ पर मार्केट आपको क्लियर कट एक वर्डिक्ट दे रहा है कि यहाँ पर एक उम्मीद है मार्केट को, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये मैक्रो ट्रिगर है। मैक्रो तेज़ी कभी 2 दिन में फिजल आउट नहीं होती, मैक्रो तेज़ी चलती है। ये इस समय इनफैक्ट एक टेक्टोनिक शिफ्ट है। पोर्टफोलियो मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियोज को कंजम्पशन हैवी कर रहे हैं, कैपेक्स वाले स्टॉक्स कम करके कंजम्पशन वाले स्टॉक्स ऐड कर रहे हैं। वो एक दिन में नहीं कर पाएंगे, वो टाइम लगेगा उनको। ये रीपोजिशनिंग होने, ये जो रैली है ना, ये रीपोजिशनिंग रैली है, जहाँ पर लोग अपनी पोजीशनिंग को बैंकों से थोड़ा लाइट करके, थोड़ा सा कैपिटल गुड से लाइट करके, थोड़ा सा बाकी सेक्टर से लाइट करके कंजम्पशन बास्केट में जा रहे हैं। ये वो वाली ट्रेड है। इसी वजह से इसमें कॉन्फिडेंस है इतना, और इसी वजह से इवन वीक मार्केट में भी, इतनी वीक मार्केट में भी हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि हम इन स्टॉक्स को बिग स्टॉक्स या स्पॉटलाइट में ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट का एक सहारा है।
आपके पास मार्केट का सहारा है कि नहीं, आप ठीक ठाक सही सलामत यहाँ पर काम कर लेंगे। चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया जी, एक सवाल, हालांकि आपने जिक्र किया कि बैंक निफ्टी परेशानी का सबब बना हुआ है, कारण उसके अपने कौन से कारण हैं और कब तक आपको लग रहा है आसार बैंक निफ्टी के सुधरने के? देखिए, बैंक निफ्टी में जो वीकनेस है ना, इसका मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा कारण है कि बाजार को लग रहा है कि ये जो ओवरऑल मार्केट की वीकनेस है और इसमें जिस तरीके की एफआई सेलिंग आ रही है, उसमें सबसे ज़्यादा डैमेज जो है इन दो स्टॉक्स को पड़ेगा, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। बैंक निफ्टी कुछ नहीं है, बैंक निफ्टी बस बेसिकली ये दो स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा बाकी सब स्टॉक्स तो इधर उधर कभी थोड़ा बहुत इक्का दुक्का कंट्रीब्यूट कर दिया। मेन कंट्रीब्यूशन इन दो स्टॉक्स का है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी बेस्ट होता है ईटीएफ इन्वेस्टिंग के लिए। हर डिक्लाइन पर अगर आप बैंक निफ्टी की ईटीएफ को प्लस करें, कहीं ना कहीं तो मामला सुधरेगा, और जब सुलटेगा तो बैंक निफ्टी में फिर 500,000 पॉइंट की फिर सीधा 5,000 पॉइंट की रैली होती है। अब वो बैंक निफ्टी के लिए ट्रिगर कहाँ से मिलेगा, ये कहना थोड़ा टफ है। इसके लिए ट्रेडिंग में भी थोड़ा अवॉइड करना है। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आई थिंक मौका है आप थोड़ा सा ईटीएफ डाल देने का। आगे अगर और गिरेगा तो और थोड़ा सा ईटीएफ में ऐड करिएगा। ये मेरी बैंक निफ्टी पर अप्रोच रहेगी। चलिए आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम को ठीक है, ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेते हैं। और जिस तरीके से मार्केट का माहौल थोड़ा खराब है, तो गिरने वाले स्टॉक्स के साथ शुरुआत होगी। कहाँ पर ज़्यादा दबाव आज के सत्र में पड़ता हुआ नजर आया आपकी स्क्रीन पर इस वक्त? फार्मा स्पेसेस, सन फार्मा टूट गया 3.5% से ज़्यादा, श्रीराम फाइनेंस पर डेंट पड़ा है 3.5%, टाटा स्टील और बजाज फाइनेंस 2% से ज़्यादा टूट कर रहे कारोबार। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया सरकार की तरफ से और अतिरिक्त कोई राहत नहीं, इस खबर के बाद टूट गया। आज आगे शो में और समझेंगे। 9% का डेंट इस पे। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, उसके बाद गाइडेंस कटौती के बाद सीसॉ पैटर्न हम देख रहे हैं इसमें लगातार, कभी चढ़ता है कभी गिरता है, और आज गिरकर 5.5% के करीब ये कर रहा है कारोबार। वेदांता टूट गया 4.5%, और केफिन में भी हमें मुनाफा वसूली देखने को मिल रही 4% से ज़्यादा। लेकिन इस खराब मूड माहौल में स्टॉक्स चले हैं जो कि हम चर्चा भी कर रहे थे ऑटो स्पेस से। आयशर मोटर्स, मारुति सुजुकी आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा 3.5%। आयशर और मारुति 2.5% चढ़ गया। वहीं एफएमसीजी स्पेस से आप देखें, एचयूएल और नेस्ले इंडिया चढ़ा है 2% के करीब। इनफैक्ट एचयूएल तो 2.5% से ज़्यादा दौड़ गया आज के सेशन में। इसके अलावा अगेन ब्रिटानिया आपको नजर आएगा, ग्रैन्यूल्स इंडिया चढ़ गया 2.5%, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन में भी 2% से ज़्यादा की तेजी, और सीईएस भी चढ़ गया 0.5%। तो ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर ऐसे मूड माहौल में भी ठीक ठाक हमें एक्शन देखने को मिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे मार्केट समिति इंडिया के मयूरेश जोशी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, प्रशांत सावंत, कविता जैन और सोमिल मेहता जी से। 2:15 पर यतिन मोता बताएंगे आपको ट्रंप टैरिफ का किन शेयरों पर असर पड़ेगा। 2:20 पर यतिन मोता ही आपको बताएंगे कि वोडाफोन आइडिया का शेयर क्यों टूटा। 2:25 पर दर्शन कुमार बताएंगे ओला इलेक्ट्रिक क्यों भाग रहा है। 2:35 पर कंचन न्योटाल बताएंगी एमएससीआई की रीबैलेंसिंग में क्या बदलेगा। 2:45 पर आशीष चतुर्वेदी से समझेंगे प्रोटीन एक गवर्नमेंट का शेयर क्यों भागा। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में साथ होंगे पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जी। 3:05 पर डेली रूम चेक, 3:10 पर अंजू से कल के लिए स्ट्रैटेजी, और 3:15 पर बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। ओके, चलिए हमारे साथ हमारे गेस्ट तैयार हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गावा सर, बताइए कहाँ पर कमाई होगी इस समय? गुड आफ्टरनून टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है डाबर, सेफ स्टॉक है और कुछ नहीं, सेफ्टी फर्स्ट। डाबर ट्रेड कर रहा है 525 के आसपास, स्टॉप लगाना चाहिए सिर्फ 3 रुपए का, 522। फर्स्ट टारगेट 530, फिर 535 भी पॉसिबल है, हो सकता है उससे स्पिल ओवर ट्रेड बन जाए, लेकिन डाबर यस अप। डाबर 525 सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अभी यहाँ पे डाबर का ही जिक्र किया जा रहा है प्रकाश सर द्वारा। मानस जी, आपकी राय, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, मेरा ट्रेड है कल्याण ज्वेलर्स पे। यहाँ पर अगर आप देखें तो कल्याण ज्वेलर्स ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स पहले से बन रहे थे, लेकिन फाइनली स्टॉक ने 500 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रेक किया है। तो यहाँ पर एक सेल रिकमेंडेशन है। कल्याण ज्वेलर्स के फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 498 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 506 का स्टॉप लॉस लगा के एक सेल ट्रेड लेंगे और 485 के टारगेट सेट करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के फ्यूचर में। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं। सितंबर मंथ का 500 वाला पुट ऑप्शन 24 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 35 रुपए के टारगेट सेट करना है।
ओके, तो एक अभी तक फिलहाल खरीदारी की राय डाबर पर और एक बिकवाली की राय कल्याण ज्वेलर्स पर आ चुकी है। रचना वैद्य जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रही हैं? जी मेरी तरफ से कैनरा बैंक में शॉर्ट रहेगा। तो और यहाँ पे हम 107 पे ऐसे लगा कि इसके फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे। हमारा डाउनसाइड पे टारगेट हो गया 104.8। ओके, कैनरा बैंक यहाँ पर सेल करेंगी रचना जी। चलिए कविता जी को जोड़ लेते हैं। कविता जी आज सुबह नहीं थी, अभी शो में जुड़ती हुई। कविता जी गुड आफ्टरनून, गणेशोत्सव की आपको शुभकामनाएं, बताइए आपका स्टॉक आइडिया। वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, और आप सभी को भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरी CNBC टीम, ऑल आवर पैनलिस्ट एंड टू ऑल आवर व्यूअर्स। और अभी का अगर मुझे लगता है FMCG काउंटर को ही लेकर जाना चाहिए एंड फ्रॉम देयर मैरिको एक 3 दिन की गिरावट के बाद आज एक अच्छा बेस बनाते हुए दिख रहा है 715 के लेवल के आसपास। सो फ्रॉम हियर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल बनता हुआ दिखता है। तो एज अ स्विंग ट्रेड भी आप इसे देख सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 714 वन कैन अप्रोच ऑन मैरिको फॉर द प्राइस मूव ऑफ 740 एंड 750। सो मैरिको विल बी द बाय। कि मैरिको, हाँ, पूरे पैनल ने अगर आप देखें सेफ्टी पे फोकस किया है और कविता जी भी मैरिको पे आई हैं, कॉल दे रही हैं, लॉन्ग कॉल, इट्स 725। अब चलते हैं सोमिल के पास। सोमिल, आप थोड़ा एग्रेसिव हैं या अभी आप भी सेफ्टी पे फोकस कर रहे हैं? नहीं, मैं फोकस कर रहा हूँ फार्मा पे। कुछ समय से फार्मा पे ज्यादा फोकस रहा है मेरा। ग्लेनमार्क फार्मा मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन जस्ट बनना शुरू हुए हैं और मैं थोड़ा सा इसमें प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर छोटा सा पैटर्न बना है और ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है। लोअर बोलिंगर बैंड से बाउंस लेना शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बहुत ही अच्छा बनता है। स्टॉप लॉस रहेगा 1920 पर और टारगेट रहेगा 2100। ओके, ग्लेनमार्क फार्मा, सोमिल जी की तरफ से खरीदारी की राय। तो अभी तक टेक्निकल कॉल्स लिए हमने, 3 बाई साइड की ट्रेड आई है, 2 सेल साइड की। एक बार आपके स्क्रीन पर रख देती हूँ। गाबासन ने डाबर में खरीदारी की राय उनकी तरफ से आई और 535 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है, 522 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मानस जी कह रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स में आप बिकवाली कीजिए, नीचे का टारगेट 445, 506 का स्टॉप लॉस। साथ ही उन्होंने ऑप्शन वाला भी सुझाया है, वो आपके स्क्रीन पर इस वक्त। कैनरा बैंक यहाँ पे बिकवाली की राय रचना जी की तरफ से आती हुई और 104 तक के टारगेट नीचे का देख रही है, वो 107 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कविता जी ने मैरिको चुना, अगेन FMCG स्पेस से, वो कह रही हैं कि यहाँ पे खरीदारी कीजिए और 750 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है, 714 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सोमिल जी ने अभी ग्लेनमार्क फार्मा खरीदारी की राय उनकी तरफ से 2100 के टारगेट एक्सपेक्टेड, 1920 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अब चलते हैं मयूरेश जी के पास। मयूरेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए, मार्केट का मूड माहौल तो ठीक, लेकिन कहाँ पे बेट लगाई जा सकती है? कौन से स्टॉक्स लगते हैं आपको लॉन्ग टर्म में जो फायदा करा सकते हैं? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। पहले तो गणेश चतुर्थी की आप सभी को और सारे दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। होप कि ये साल बहुत अच्छा रहे हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से। जहां तक थीम का सवाल रहा है, आई थिंक वी हैव कंप्लीटली स्क्यूड टुवर्ड्स द डोमेस्टिक थीम पिछले कई महीनों से, एंड इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू ट्रम्प टैरिफ्स। हमें लगता है आई थिंक ट्रम्प टैरिफ्स इज जस्ट एन एनेबलर, बट जहां तक आई थिंक डोमेस्टिक कंजम्पशन का सवाल रहा है, विद टैक्स कट्स, बेटर मॉनसून्स, रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन कंजम्पशन एक्सपेक्टेड टू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक, ये पूरा खेमा बहुत अच्छा कर सकता है। इसमें FMCG आया, आपके रिटेल अपैरल्स आए जो डोमेस्टिकली ड्रिवन हैं, अल्को बेवरेजेस आए, कहीं ना कहीं फुटवेयर कंपनीज आए हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक वी हैव बीन स्ट्रांगली फोकसिंग इन आवर पोर्टफोलियोज पिछले कई महीनों से ये स्पेसेस में। FMCG से आई थिंक जो कविता जी ने पिक किया था, दैट हैज बीन माय लॉन्ग टर्म पिक, मैरिको। हमें लगता है आई थिंक FMCG एज अ स्पेस में जो वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है, सिग्निफिकेंट हो सकती है। इनपुट कॉस्ट प्रेशर अच्छे खासे कम हो चुके हैं और इसलिए आई थिंक जो EBITDA मार्जिन परफॉर्मेंस रह सकती है is going to be relatively better, and with consumption, specifically rural और semi urban consumption पे एक बहुत strong comeback कर सकता है सेकंड हाफ में, जो एक ऑपरेटिंग लेवरेज होता है, बेहतर वॉल्यूम्स के साथ, बेटर प्राइसिंग, लेसर इनपुट कॉस्ट, मार्जिन्स को एक बहुत पॉजिटिवली प्रभाव देगा। और इसलिए मुझे लगता है कैश फ्लोज, प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न रेशियोज, ये सारी चीजें पूरे पैक के लिए काम में आ सकती है। तो मैरिको probably remains one of our top picks, and FMCG in our opinion can continue to। मेरे को मयूरेश जी की कॉल है, पता है श्रेया,
ये मयूर जी नहीं मयूरेश जी सॉरी और कविता जी प्रकाश जी कहीं मिले थे, इन्होंने कहा यार जनाब थोड़ा डिफेंस पे फोकस करें, डिफेंसिव पे फोकस करें, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा सोच रहे हैं, मैरी को डाबर। और देखिए सोचना पड़ेगा भी क्योंकि बाजार टिकने को राजी नहीं है। लुक एट निफ्टी नाउ 24761, ऐसा लगा था 2 बजे की स्ट्रिंग प्ले होते ही साथ सेलिंग शुरू हो गई, लगभग 761 पे डे लो को हम फिर रिविजिट करते हुए। और बैंक निफ्टी जो इंट्राडे में देखिए क्लोजर टू एक्सपायरी क्या होता है, पुट राइटर्स आते हैं बहुत बड़े शार्प फॉल के बाद। अगर आप देखें 2 दिन में ये इंडेक्स 1000 पॉइंट रिट्रेस हुआ है, 1000 पॉइंट। उसके बाद लाजमी था कि 55,000 पे 54,500 पे एक पुट राइटर आएगा, लेकिन ना। जरा प्लीज़ वो दोपहर 2 बजे की जरा प्लेट लेके आइएगा प्लीज़, जो 12 बजे की है। तो पुट राइटर्स के जोन से नीचे आके ट्रेड करता हुआ कुछ देर में बात करेंगे अनुजर में इस पर, बट क्रैक हो रहा है। आई मीन हर लेवल्स पे सेलिंग है। एक बार लेके आइएगा आप HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पे। और परसों ही इसने एक रेड फ्लैग जनरेट किया था कि जनाब मैं अपने 50 डे मार्को के नीचे स्लिप कर रहा हूँ। पहली बार 13 मार्च के बाद HDFC बैंक का लो है 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। मानस 100 डे में बात दूसरी है, लेकिन 26 जून से लेकर अब तक का हमारा पूरा बेस टूट गया। एक ट्रेडिंग बेस था जिसमें आपको एक कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर भी नजर आएगा। आपका टेक क्या है HDFC बैंक पे? देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो थोड़ा निगेटिव लग रहा है, क्योंकि अब अगर ये 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला 968 के लेवल्स को ब्रेक कर दिया, उसके नीचे ट्रेड करने लगेगा, तो फिर नीचे की तरफ 940 तक के टारगेट खुल जाएंगे। इसलिए मेरा समझना है कि अप्रोच कॉशियस रहेगी, खरीदारी अभी नहीं करनी है। खरीदारी केवल 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर करेंगे, 990 रुपए के ऊपर। उससे पहले अवॉइड करिए। अगर एक सेल ट्रेड लेना हो तो आप सेल ट्रेड डेफिनेटली ले सकते हैं। अगर आप 990 रुपए के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो आप एक सेल ट्रेड भी ले सकते हैं, इस उम्मीद में कि 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होगा तो कम से कम 30 से 40 रुपए का डाउनसाइड HDFC बैंक और दिखा देगा। एक सेल ट्रेड भी ले सकते हैं और ज़्यादा अच्छा उपाय कि आप अवॉइड करें। फिलहाल तो दिक्कत तो है, स्पेशली बैंक में 1.5% के करीब निफ्टी बैंक आपको लुढ़कता हुआ नजर आएगा। HDFC बैंक साथ ही ICICI बैंक देखिए 1.5% टूट गया आज के सेशन में। लेकिन जिस तरीके से बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है, इसका पूरा श्रेय जाता है अमेरिकी टैरिफ को। अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और कल से भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू हो जाएगा। इसका क्या होगा असर, समझाने के लिए हमारे साथ यतिन मोता जी हैं। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए ट्रंप की जो दादागिरी है और ट्रंप के जो टेंट्रम है, उसका क्लियर इम्पैक्ट आपको भारतीय एक्सपोर्टर्स और भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ती हुई नज़र पड़ रही है। अगर हम 25% बेसलाइन टैरिफ की बाट करें तो जो इफ़ेक्टिव टैरिफ है अब 25% और बढ़ जाएगा, यानी 50% जो है यहाँ आपको बढ़ता हुआ नज़र पड़ेगा आपको कुल टैरिफ का इम्पैक्ट। भारत की बात करें तो जो एक्सपोर्ट्स हम करते हैं ज़्यादातर जो है लगभग 2/3 एक्सपोर्ट्स आपको इम्पैक्ट होते हुए नज़र पड़ेंगे, क्योंकि 1/3 एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट नहीं हो क्योंकि एग्जेम्पशन कैटेगरी में खास करके इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स हैं, या अगर आप मान लीजिए उसको फार्मा एक्सपोर्ट्स हैं तो वहाँ एग्जेम्पशन मिलता हुआ नज़र पड़ रहा है। अगर हम बात करें तो लगभग $60 बिलियन, यानी लगभग अगर आप वैल्यू वाइज इसको देखें तो 5 लाख करोड़ के गुड्स पे इम्पैक्ट होता हुआ नज़र पड़ेगा, जहाँ 50% की ड्यूटी लगेगी। खास करके जो सेक्टर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं उनमें है टेक्सटाइल, जेम्स, श्रिम्स और काफ़ी सारे एग्री प्रोडक्ट्स। अगर हम बात करें कहाँ एग्जेम्प्ट है, तो जो फार्मा के रॉ मटेरियल्स हैं यानी APIs, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स और चुनिंदा कॉपर आइटम्स पे US सरकार ने एग्जेम्पशन दिया हुआ है। हालांकि अगर हम श्रिम्स की बात करें तो भारत लगभग 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए के बीच में US में श्रिम्प एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ आपको एक बड़ा टैरिफ लगता हुआ नज़र पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ अगर हम देखें तो सबसे वर्स्ट हिट इंडस्ट्री में से एक आपको नज़र पड़ती हुई दिखेगी। इसके अलावा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी बहुत बड़ा है, लगभग साल का हम लोग 90,000 से 1 लाख करोड़ रुपए का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ US का जो है 35% हिस्सा है और कुल टैरिफ जो लगेगा वो लगभग 65% आपको होता हुआ नज़र पड़ेगा। अगर हम ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें तो यहाँ भी हम लोग काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 20 से 25 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का यहाँ एक्सपोर्ट होता है, तो यहाँ भी कुल टैरिफ 50% से ज़्यादा होता हुआ नज़र पड़ेगा, जो क्लियरली बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। अगर हम बात करें तो जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स होते हैं US को, ये 40 से 50% गिरने की उम्मीद है जब तक कि टैरिफ का इशू रिजॉल्व नहीं होता है। लेकिन जो मेजर्स हैं, सरकार काफ़ी सारी PLI स्कीम डोल आउट कर रही है, काफ़ी सारे सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट सेक्टर को देने की उम्मीद है
ऑब्वियसली जीएसटी कट अगर होता है तो जेम्स ज्वेलरी और टेक्सटाइल सेक्टर जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं ये डोमेस्टिक कंजम्पशन पर फोकस कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सरकार की तो जिस हिसाब से भारत जो एक्सपोर्ट हब्स हैं जैसे कि दुबई मान लीजिए, यहाँ अगर कोई पैक्ट होता है तो वो भी बाईपास करने में उम्मीद रहेगी कि टैरिफ्स को बाईपास करें। तो देखते हैं किस तरीके से पूरा यूएस इंपोर्ट टैरिफ जो है वो भारतीय एक्सपोर्ट्स पे लगा हुआ है, वो किस तरीके से भारत इसको निपटता है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पेन आपको इन सारे के सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स में दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में क्लियरली पेन नज़र आएगा, खास तौर से श्रिम्प सेक्टर जो बहुत बड़ा सेक्टर था मार्केट के लिए। होपफुली अब वो एक्सपोर्ट होने के बजाय यहाँ बिकेंगे तो थोड़ा सा प्राइस कम हो जाएगी। अच्छी क्वालिटी के श्रिम्प मिलेंगे। हाँ, अच्छी क्वालिटी के श्रिम्प से जो पूरे एक्सपोर्ट हो जाते थे। मेन वाइल मार्केट एट डेज लो, निफ्टी देखिए एक बार फिर से अब डे लो की तरफ बढ़ता हुआ। बैंक निफ्टी एक बार फिर 54,500 के नीचे आया। वो जो एक हल्की से रिकवरी की उम्मीद जग रही थी, अब वो पूरी की पूरी धूमिल होती हुई। सेंसेक्स भी देखिए वापस 81,000 के नीचे। ध्यान रखिएगा, आज सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है। इनफैक्ट बीएसई के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी है। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां वीकनेस है। काफ़ी स्टॉक्स हैं जो आज अगर आप टॉप ट्रेडेड सिर्फ वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप सॉर्ट करेंगे तो आज का टॉप लूज़र ऑब्वियसली वोडाफोन आइडिया रहा, करीब करीब 9% नीचे। साई लाइफ ये भी देखिए, ये भी थोड़ी सी मार्केट आई थिंक अब मार्केट में थोड़ी सी एक कॉमन सेंस आई है। जस्ट बिकॉज ब्लॉक डील हो रही है इसका मतलब वो स्टॉक भागेंगे, वो वाला ख़त्म हुआ है। 5% नीचे और देखिए वॉल्यूम देखिए इसमें ऑब्वियसली यहाँ ब्लॉक हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी सेलिंग प्रेशर है, करीब करीब 5% का इस स्टॉक में, और काफ़ी वीक स्टॉक रहा है वैसे भी ये। उसके अलावा और क्या वीक है, इंडस टावर वीक है काफ़ी। इंडस टावर करीब करीब 3.5% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मार्केट अब एट डेज लो, एक बार निफ्टी लेकर आइए, अब 24,750 आप ब्रेक कर रहे हैं। तो वीरू सुबह के लोस को ब्रीच कर रहे हैं अब हम, और बैंक निफ्टी में भी अब हम 54,450 यानी कि सुबह के लो को ब्रीच कर रहे हैं। डे लो पर सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी। और मैं तो देख रहा हूँ कि ये तो आपके लिए एफएमसीजी और ऑटो फिर भी एक ढाल बने हुए हैं। अदरवाइज मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस में। रिलायंस भी 1400 के नीचे आया। रिलायंस की वजह से भी काफ़ी सेलिंग प्रेशर है आज, अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग प्रेशर। जी हाँ, जिसने मतलब अनुज अगर ये कोई सोच रहा होगा भाई ठीक एक दिन की छुट्टी है, टाइम वैल्यू मेरे फेवर में आएगी, चलो पुट बेचते हैं 24,800 की या फिर सही बात 54,500 की, वो लॉजिक भी काम नहीं कर रहा है। इसे कहते हैं ताबड़तोड़ इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग। अच्छा अनुज, ये अभी मैं आप बीच में थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, मैं HDFC बैंक का जिक्र कर रहा था। 100 डेमा को जिस तरीके से इस बार HDFC बैंक ने अप्रोच किया है, अभी इसको एक और जिस प्रकार की FI सेलिंग है, उनकी प्लेसमेंट है, अभी इसको क्या फॉलिंग नाइफ मान के चलना चाहिए क्या? अभी इसको ग्रिप करना, क्योंकि अभी भी आप कहें तो अभी भी आप कह सकते हैं कि उतना कोलैप्स नहीं हुआ जिस क्वांटम में निफ्टी बैंक कोलैप्स हुआ है। इसको कैसे रीड करना चाहिए ICICI बैंक और HDFC बैंक को? बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा ना HDFC बैंक में एक फैक्टर ये भी रहा कि आज एक्स बोनस गया है, कल कुछ लोगों ने बाइंग की होगी, वो बोनस ट्रिपिंग की वजह से थोड़ा सा उसका भी एक इम्पैक्ट रहा होगा यहाँ पर। अब दिक्कत क्या है कि अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको अपने वो ओल्ड स्टॉक प्राइस याद करने के लिए। 2000 का आपको याद होगा रेजिस्टेंस था बड़ा, तो उस हिसाब से देखिए दिक्कत सारी की सारी ये बैंकों में है FI सेलिंग की, क्योंकि FI सेलिंग सबसे ज़्यादा वहीं होगी जहाँ सबसे ज़्यादा FI की ओनरशिप है, और हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा FI की ओनरशिप लार्ज प्राइवेट बैंकों में ही है। तो इस वजह से आप इस तरीके का मूव देख रहे हैं। जो भी है वीकनेस तो है। चलिए लेकिन एक बात करते हैं वीरू, आगे बढ़ते हैं और आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे की बात करते हैं। वो है वोडाफोन आइडिया। 3 दिन से एक रैली हो रही थी, 20% स्टॉक चला, आज आधा चला गया उसमें से। क्यों गया ये, एक बार यतिन के पास वापस चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और वही है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद ये थी कि AGR के जो ड्यूज़ हैं जो बहुत जल्द मैच्योर होने वाले हैं वोडाफोन आइडिया में, वहाँ कुछ राहत मिलेगी सरकार के द्वारा। इनफैक्ट 2-3 मीडिया आउटलेट्स ने ये भी रिपोर्ट किया था कि PM मोदी के टेबल पे प्रपोजल चला गया है। तो एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन MOS टेलीकॉम ने दिया, और राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने ये कहा कि किसी प्रकार की रिलीफ की बात ही नहीं है, कोई AGR ड्यू कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि कन्वर्जन होते ही वो PSU बन जाएगी। तो सरकार की कोई योजना नहीं है कन्वर्जन की, ना ही कोई DOT के पास प्रपोजल है को जो ये कहता है कि AGR ड्यूज़ को जो है यहाँ से कम करना चाहिए। कोई राहत पैकेज डिस्कस नहीं हुआ है टेलीकॉम मंत्रालय में। तो उनके ये सफाई के बाद, ये क्लैरिफिकेशन के बाद स्टॉक में आपको बिल्कुल ही एक बड़ा 9% का डिप देखने को मिल रहा है। अगर आप जानते हैं तो ये मीडिया रिपोर्ट्स के बाद स्टॉक में 20% की रैली आई थी,
और AGR ड्यूज जो है वोडाफोन आइडिया के अब 80,000 करोड़ रुपए के पार हैं, तो कहीं ना कहीं अगर रिलीफ नहीं मिलती है तो एग्जिस्टेंस पे एक चैलेंज आएगा। देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है, लेकिन हाँ सरकार के इस बयान के बाद स्टॉक में बहुत ज़्यादा प्रेशर। बिल्कुल प्रेशर तो है, लेकिन जैसे यतिन ने कहा उम्मीद पे दुनिया कायम है और होप। वो पिक्चर आई थी ना शॉशैंक रिडेम्पशन, द ग्रेटेस्ट फिल्म एवर मेड, उस अगर आपने देखी हो शायद देखना उसको। उसमें दो कॉन्ट्रा व्यूज़ हैं कि एक होता है कि होप इज़ अ डेंजरस थिंग, एक होता है कि होप इज़ गुड थिंग। बेस्ट देखिए मैंने से बहुत अच्छी मूवी है वो, बिल्कुल सबको देखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉप कैश कॉल्स का समय हुआ। हमारे साथ गाबा सर, कविता जी और मानस जी हैं इन कैश कॉल्स के लिए। गाबा सर बताइए क्या पिक किया आपने? वेल आई थिंक ग्रीन प्लाई पर ध्यान देना चाहिए। एग्रेसिव कॉल है ग्रीन प्लाई, ट्रेड करा करीब 270 रुपीज, स्टॉप लगाना चाहिए 266। इसका टारगेट मेरे ख्याल से 280 होना चाहिए। ग्रीन प्लाई एग्रेसिव कॉल है, ग्रीन प्लाई। ग्रीन प्लाई 307.65 पे कैश कॉल। कविता जी आप क्या पिक कर रही हैं? तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन यहाँ अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। एज ऑफ नाउ काउंटर 6900 के लेवल पर है। थोड़ा सा समय देते हैं तो पॉसिबल मूव अपसाइड दिखता है 6980 तक। So for the price move of 6980, one can buy Craftsman Automation. Stop loss maintain करना चाहिए 6850 का। 6850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप क्राफ्ट्समैन ऑटो में खरीदारी कर सकते हैं और निचले स्तरों से स्टॉक में देखिए रिकवरी तो फिलहाल देखने को मिल रही है, करीब करीब 0.25%। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक करें टॉप कैश कॉल के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 2 दिनों में स्टॉक ने एक रिकवरी दिखाई है और उस रिकवरी में इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकला है। काफी बढ़िया वॉल्यूम्स देखने को मिले, तो एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है लॉन्ग साइड पे। 101 रुपए के स्टॉप लॉस से स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। 118 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके एडलवाइस यहाँ पर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। चलिए कैश कॉल्स पूरी हुई। इस वीक मार्केट में भी एक स्पेस अच्छा कर रही है, वो है टू व्हीलर्स। जी हाँ, ऑटो इंडेक्स अच्छा कर रहा है। आयशर मोटर्स ने ऑल टाइम हाई लगाया। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर शानदार तेज़ी आई और ज़रा लेकर आइएगा ये पूरा का पूरा पैक। हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर्स दोनों, हीरो 1% ऊपर है, आयशर मोटर्स आएगा आपकी स्क्रीन पर, ये भी करीब करीब 3.5% ऊपर है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा बाजी मारी सबसे बड़े बैक बेंचर ने, जी हाँ, ओला इलेक्ट्रिक। आज के टॉप गेनर्स में से एक क्यों दौड़ा ओला इलेक्ट्रिक, आइए सुदर्शन से समझते हैं। सुदर्शन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सो ओला इलेक्ट्रिक का सबसे पहले आज जो न्यूज़ उन्होंने अनाउंस किया है कि उनको सर्टिफिकेशन मिल गया, PLI सर्टिफिकेशन, जिसके कारण वो Gen 3 स्कूटर्स के लिए है। टोटल S1 Gen 3 में उनके 7 स्कूटर्स हैं, सातों को सर्टिफिकेशन मिल गया है। उसके लिए उनको इंसेंटिव मिलेगा जो कि टोटल सेल्स वैल्यू का 13 to 18% के रेंज में रह सकता है और वो होगा 2028 तक। अब Gen 3 स्कूटर को ये मिलने के बाद अब उनका Gen 2 को पहले मिल चुका था, तो टोटल पोर्टफोलियो को अब सर्टिफिकेशन मिल गया है। अब इसके बाद ये Gen 3 वाला इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि अगर जो इनका टोटल वॉल्यूम देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% जो वॉल्यूम्स आते हैं वो Gen 3 स्कूटर से आते हैं। इसके लिए आपको आज स्टॉक में ऊपर की तरफ बढ़त देखने को मिला है। अब आते हैं कि कंपनी ने क्या बोला कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। तो पहले Q1 रिजल्ट के बाद कंपनी ने बोला था कि ऑटो बिजनेस का EBITDA जो होगा Q2 में पॉजिटिव हो जाएगा और FY26 में जो ऑटो बिजनेस EBITDA मार्जिन का टारगेट उनका था वो 5% या उससे ज़्यादा। अब वो बोल रहे हैं कि जो प्रॉफिट भी जो होगा वो भी Q2 में बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने के आसार हैं इस न्यूज़ के कारण। तो देखने का होगा कि क्या Q2 में रियली इम्पैक्ट होगा प्रॉफिट पे या नहीं, लेकिन लास्ट कुछ एक दिन में इस स्टॉक में अच्छा बढ़त देखने को मिला है। ओके, शुक्रिया सुदर्शन जी जानकारी के लिए। ओला इलेक्ट्रिक आज तेज़ी है, इस खबर के बाद पॉजिटिव खबर है नो डाउट, और जैसा कि आप मेंशन भी कर रहे थे मैनेजमेंट कमेंट्री पिछले कुछ दिनों से अच्छी भी रही है। लेकिन मयूरेश जी, ओला इलेक्ट्रिक पेशेंस काफ़ी टेस्ट किया, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न्स इसमें जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया था IPO के टाइम से वो काफ़ी पेन में अभी भी। अब ओला इलेक्ट्रिक के लिए आप आने वाला समय कैसे देखते हैं? क्या पॉजिटिव होगा ये? अब क्या थोड़ी राहत की संभावनाएं नज़र आ रही हैं आपको यहाँ पर? तो श्रेया जी, आप अभी अनुज जी से डिस्कस कर रहे थे होप शॉशैंक रिडेम्पशन का। काफी इन्वेस्टर स्ट्रीट पे आई थिंक आर विद दिस होप कि जो नंबर्स आ सकते हैं ये बेहतर आ सकते हैं।
both in terms of operating performance, and at some point of time, the company will become profitable as we close this year. तो जो न्यूज़ सुदर्शन जी ने बताई थी अभी, आई थिंक काफी पॉजिटिव है फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव जो ओला इलेक्ट्रिक के पास है, और जो पास में इन्होंने दिक्कतें झेली थी in terms of vehicle standards हो, sales हो, service standards हो specifically, इसको कैसे टैकल करते हैं देखना जरूरी होगा। दूसरा आई थिंक जो Q2 की एक्सपेक्टेशन है कि ऑटो सेगमेंट ऑफ ओला शुड टर्न प्रॉफिटेबल, एटलीस्ट एबिटा पॉजिटिव, आई थिंक अगर ये डिलीवर कर पाते हैं तो यहाँ से स्टॉक में एक री रेटिंग स्टार्ट हो सकती है, बट आता है नहीं आता है, दैट्स एनीबॉडीज गेस एज वी स्पीक। थर्ड, ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कंपटीशन है आज लिस्टेड स्पेस से हो या अनलिस्टेड स्पेस पे काफी तगड़ी है। इनफैक्ट लिस्टेड प्लेयर्स भी, अगर आप हीरो का वीडा प्लेटफॉर्म देखें, टीवीएस का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म देखें, जो ये एक्सपेंशन कर रहे हैं डीलरशिप नेटवर्क में, एक्सपेंशन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर स्पेयर पार्ट्स एज वेल एज फार एज द ईवी प्लेटफॉर्म बिजनेस इज कंसर्न्ड। आई थिंक कंपटीशन बहुत तगड़ी रहने वाली है, प्राइसिंग रिलेटेड एंड फीचर्स रिलेटेड एज वेल। Unlisted maybe Ather and other players are doing phenomenally well when it comes to newer platforms, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक इट ऑल रियली इज कंटिंजेंट कि नंबर्स कैसे डिलीवर होते हैं। अगर नंबर्स सही में सही तरीके से डिलीवर होते हैं, ये सारे जो टेलविंड्स काम में आ सकते हैं विद द रेगुलेटरी ओवरहैंग स्लोली एंड स्टडीली गेटिंग ओवर, शायद एक री रेटिंग आ सकती है, बट आई स्टिल वेट आउट फॉर Q2 नंबर्स। तब तक आई थिंक एज आई ऑलवेज मेंटेन्ड टीवीएस इज समथिंग जहां पे हमारे रेटिंग रैंकिंग मार्केट्स विद इंडिया के हिसाब से काफी तगड़े हैं। हीरो मोटोकॉर्प जो वीडा प्लेटफॉर्म 125 सीसी की नई बाइक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां पे जो नंबर्स थे वो काफी उत्साहजनक थे। मुझे लगता है आई थिंक ये दो स्टॉक्स इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट। तो टीवीएस जैसे स्टॉक्स आपको ज़्यादा बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक से कंपेयर करें, और Q2 के नतीजों के बाद ही आप इस पे कोई राय रखेंगे? क्योंकि हम ऑटो स्पेस की ही बात कर रहे हैं, तो चलिए मारुति की बाजार में आज फोकस में, और मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा का पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है उसको, और विटारा को 100 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य है। इस मौके पर कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल भारती से खास बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने, आप भी सुनिए। राहुल सर इस वक्त हमारे साथ है। सर, कितनी देश में हम ये यहाँ से ईवी भेजेंगे? भारत की बाजार में कब आएगा? We plan to export it and sell it in more than 100 countries of the world. Of course, the numbers will depend on the market pull in those markets, and that includes India also. There are about 100 markets, more than 100 markets. So we have to satisfy each market, and it's a question of line balancing and line planning. So we will try to start all within this financial year. भारत में इस फाइनेंशियल ईयर में दिखने को मिलेगी? Yes, within this financial year. फ्रेश इन्वेस्टमेंट कितना है, और टोटल हम कितना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं असेंबली लाइन के ऊपर, और नया जो असेंबली लाइन खोलेंगे उस पर कितना निवेश होगा? So total till now we have 21,000 crores investment, which includes A, B and C line. The e-Vitara is currently being produced in the C line, which the Honorable Prime Minister himself flagged off today, line of ceremony. And in the D line, which will be a dedicated EV line, we are planning an investment of about 3,100 to 3,200 crores. Including our suppliers, the investment till date is about 35,000 crores in Gujarat. ओके, चलिए, तो ये इस समय मारुति की डिस्कशन। आगे बढ़ते हैं और प्रशांत सावंत जुड़े हमारे साथ शो में। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत जी बताइए, इतनी टफ मार्केट, क्या ट्रेड पिक किया आपने? जी अनुज जी, वेरी गुड आफ्टरनून। और यहाँ पे क्योंकि हम 24,800 के बिल्कुल कगार पे है, तो मैं थोड़ा सा एक और दिन वेट करूंगा, और इसीलिए मैं थोड़ा लॉन्ग साइड की तरफ बायस हूं। जहाँ पे स्टॉक्स कंसोलिडेट हो रहे हैं, वीकनेस कम है और रिस्क कम है, वहां पे मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। इसने जो स्टॉक मेरे क्राइटेरिया में फिट हो रहा है वो होगा बायोकॉन। ये करीबन 362 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 362। यहाँ पे 354 के आसपास, 354 के आसपास स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। स्पॉट लेवल जो टारगेट में दिख रहा हूँ वो होगा 380 का, 380 के आसपास।
ओके, बायोकॉन आपका टॉप कॉल है। इस बीच थोड़ा सा डिफेंसिव स्पेस पे ही रहते हैं, एफएमसीजी बास्केट पे ही रहते हैं। आज आईटीसी ने एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया है। देखिए, मैरिको पे कॉल आई, डाबर पे कॉल आई, देन बायोकॉन इस वक्त 403.70 पे। इसने अपना मल्टी मंथ बेस बचा के रखा। द बेस वो 13 जून 23 से ये मेंटेन्ड है बेस, वो अब तक वैलिड नहीं हुआ। मयूरेश जी, आईटीसी पे आप लोग कॉल क्या ले रहे हैं? आई मीन 403.65 पे। ये अगर मैं बीते 3 महीने की प्राइस परफॉर्मेंस देखूँ ना, तो ये सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। इवन वीबीएल एंड द मोस्ट ओवरसोल्ड स्टॉक इन एफएमसीजी, उसने भी एक पुल बैक दिया, लेकिन ये अभी भी 3 मंथ लो ट्रेजेक्टरीज पे है। आईटीसी पे कॉल क्या है आपका? अभी फिलहाल तो आई थिंक एक न्यूट्रल रेटिंग है वीरू जी। आई थिंक 2 रीजंस की वजह से। एक, आई थिंक जो हम जीएसटी रैशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, और जहां तक सिन टैक्स की सवाल आई इन टर्म्स ऑफ सिगरेट्स या अन्य प्रोडक्ट्स, यहाँ पे अभी तक क्लैरिटी आना बाकी है। ऑब्वियसली आई थिंक वी ऑल नो कि सिगरेट बिजनेस एक बहुत इनइलास्टिक बिजनेस होता है, यानी अगर प्राइस बढ़ती भी है, शायद थोड़े स्टिक्स कम हो जाए इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन पर कंज्यूमर या पर यूजर, बट प्राइसिंग ऑफसेट कर देता है। बट स्टिल वी लाइक टू वेट एंड वॉच कि नए रेगुलेशंस क्या है। जहां तक अन्य बिजनेसेस रहे हैं, आईटीसी क्या है, एग्री ट्रेडिंग बिजनेस हुआ, आई थिंक वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी की हमें उम्मीद है। अदर एफएमसीजी बिजनेस शुड आल्सो इंप्रूव। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट्स आईटीसी कर रही है उनके अन्य एफएमसीजी बिजनेस में, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेड टू इंट्रोड्यूस लॉट मोर प्रोडक्ट्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, तो अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट्स शायद अदर एफएमसीजी बिजनेस में लग जाएंगे, जिसकी वजह से जो फ्री कैश फ्लोज हैं they will get plowed into the business again, and that is why I think जो return ratios होंगे ये थोड़े moderated रह सकते हैं because of the plowing back of cash profits into the other business growth verticals. And last but not the least, I think जो overall business performance है, वो एक steady state अगर आप मान के भी चलते हैं, along with the dividend yield that ITC gives, value proposition काफी बढ़िया है। but कहीं ना कहीं I think ये जो पहले 2 factors हैं, ये नंबर्स पे कैसे प्ले आउट हो गई ये देखना थोड़ा लाजमी है, और इससे हम एक लार्जली न्यूट्रल वैल्यू मेंटेन कर पाए एटलीस्ट। इसी पर न्यूट्रल का कॉल मयूरेश जी की तरफ से। थोड़ी देर पहले हम ऑटो स्पेस की चर्चा कर रहे थे। एफएमसीजी पैक की लगातार चर्चा हो रही है आज शो में, क्योंकि वहीं पे थोड़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। ऑटो स्पेस भी स्ट्रेंथ है इस पर्टिकुलर स्पेस में। आज रिपोर्ट भी आई थी काफ़ी ब्रोकरेज की, काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। वो जीएसटी कट का जो फ़ायदा होगा ऑटो स्पेस को आता हुआ नज़र आएगा। हम लगातार शो में चर्चा भी कर रहे हैं। साथ ही मारुति और महिंद्रा ये 2 काउंटर यहाँ पर ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश और अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। हंडई काफ़ी चल गया वो कह रहे हैं, लेकिन मारुति और महिंद्रा मारुति का जिक्र हमने कर लिया। एक बार महिंद्रा का चार्ट रखिए। जिस तरीके से आज ये टूटा है करीब करीब 1% से ज़्यादा, लेकिन पॉजिटिव रुख है। एक बार प्रशांत जी चार्ट देखेंगे महिंद्रा 3358 के लेवल पर कर रहा है महिंद्रा काम। अब यहाँ पर हाथ लगाना चाहिए या फिर थोड़ा और वेट करें, क्या करें यहाँ पर? जी, मुझे लग रहा है श्रेया यहाँ पे डेफिनेटली प्रीएम करके बाय करना होगा। एक बहुत स्ट्रॉन्ग गैप सपोर्ट प्लस प्रीवियस रेंज का सपोर्ट है। नॉर्मली ये सपोर्ट्स आसानी से टूटते नहीं है, तो एक 1% रिस्क लेनी चाहिए। करीबन 3330-25 के बीच में स्पॉट लेवल स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। यहाँ से जो टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा करीबन 3430, 3430 का। चलिए, धमाकेदार ऑप्शंस का समय हुआ। प्रशांत जी, मानस जी और रचना जी हमारे साथ धमाकेदार ऑप्शंस के लिए। प्रशांत जी, आप शुरुआत करिए। तो अनुज जी, यहाँ पे अशोक लेलैंड में काफी अच्छी मूवमेंट नजर आ रही है, और मुझे लग रहा है इसकी जो अगस्त महीने की 130 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है वो ऑलमोस्ट 1.85 के आसपास। आई थिंक आई एम सॉरी, विल गो फॉर अनुज जी, मैं एक मिनट लेना चाहूंगा, जस्ट थोड़ा डेटा आप में टाइम चेक लीजिए, कर कोई रहा नहीं, हूं। हम Just तब तक बाकी 2 ट्रेड निपटा लेते हैं। हाँ, दिक्कत की बात नहीं, टाइम ही टाइम है अभी। तो चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी, आप क्या पिक कर रहे हैं, बताइए। देखिए, पीएसयू बैंकिंग में जिस तरह की वीकनेस रेंज दिख रही है, मेरा समझना है कि यहाँ पर जिस तरह के ब्रेकआउट देखने को मिले, आई थिंक वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है। तो पीएनबी का 102 वाला पुट ऑप्शन लिया जा सकता है सितंबर मंथ का, इस मंथ का नहीं, सितंबर मंथ का। ₹2.25 पे ट्रेड हो रहा है। उसमें आपको ₹1.70 के स्टॉप लॉस से इस पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है और ₹3.25 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, पीएनबी का पुट ऑप्शन लेना है फिलहाल। मानस जी की पिक ये। रचना जी, आप क्या पिक करें धमाकेदार ऑप्शन के लिए? जी, हम एक्सिस बैंक में पी बाय करेंगे 1050 का, जो कि अभी 4.7 के करीब है।
हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे 3.3 का और हमारा टारगेट होगा 6। 2 लगा देगा। ओके, चलिए प्रशांत जी बताइए आपने क्या पिक किया? जी अब अनुज जी, अशोक लेलैंड सितंबर 135 स्ट्राइक प्राइस, 135 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है करीबन 3 के आसपास चल रही है। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2.2 के आसपास और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा 5 और 5.8। अशोक लीलन, ये हो गए प्रशांत जी के पिक। तो हमने धमाकेदार ऑप्शन के लिए 3 पिक्स लिए आपके स्क्रीन पर इस वक्त, ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लिए। प्रशांत जी ने अशोक लीलन को चुना है, निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी, और हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं ऑटो स्पेस में अच्छी बाइंग। एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस रखिए स्क्रीन पर। 3.25 का टारगेट एक्सपेक्टेड है, स्टॉप लॉस आपको 1.70 का रखना है। इसके अलावा रचना वैद्य जी ने पिक किया एक्सिस बैंक, यहाँ पर भी उनकी 5 से 5.1 सेकंड अशोक लीलन का शो कर रहे हैं आप, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी दिक्कत आ रही है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं शो में, और कुछ और स्पेस जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी हमें नजर आई। एक तो एफएमसीजी और साथ ही ऑटो स्पेस की हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। कुछ और काउंटर्स में देख रहे थे जो कल भी चल रहे थे, आज भी एक बार नायका रखी स्क्रीन पर। और नायका हालांकि जिस तरीके से कल इसमें तेज़ी देखने को मिल रही थी उतनी है नहीं, लेकिन फिर भी निचले स्रोत से आप देखिए रिकवरी अच्छी है, लगभग 1% के करीब नायका चढ़कर कर रहा है कारोबार। रचना जी, नायका का चार्ट आप ही देखें, और आपके रडार पर रहता भी है ये काउंटर। अब इन लेवल्स पर अच्छा लग रहा है नायका, और रिजल्ट की भी बात करें तो Q1 के नतीजे भी अच्छे आए थे। क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में इन लेवल्स पर? जी नायका का ट्रेंड वैसे ही अच्छा है, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स एंड इवन हायर टाइम फ्रेम्स दोनों पे ही, तो ये नजर में सबकी रहना चाहिए। इसको पोजिशनली भी आप इसमें पोर्टफोलियो के लिए भी इसमें एडिशन कर सकते हैं, और आपको इसमें ट्रेडिंग के लिए भी ठीक ठाक अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एज अ डिस्क्लोजर मैं इसको ट्रेड करती हूँ। ओके, याद रखिएगा रचना जी का डिस्क्लेमर, ये ट्रेड भी करती हैं और एक ओपिनियन शेयर किया है आपसे, तो वो उसी अनुसार अगर आप देखें आप इसको लेके चलिए। बट यस, नायका में एक बहुत क्लियर कट ब्रेकआउट है, हम सोच रहे थे कि इस पर बातचीत करें, बट बहुत स्ट्रॉन्ग मूव। डायरेक्टर साहब जरा प्लीज़ एक बार नायका के रोल ओवर्स भी दिखा दीजिएगा, रोल ओवर्स ज़रूर दिखाइएगा इसके। बहुत एग्रेसिव पोजिशनिंग है, अगर आप रोल ओवर कॉस्ट देखें, वो इनफैक्ट मैं आपको गुरुवार को सुबह सुबह बताऊंगा जो एग्जैक्टली कॉस्ट आज परसिस्ट कर रही है। इसमें 31% बिल्डअप, 1,33,00,000 शेयर यहाँ पे जुड़े हैं। रोल ओवर्स की फिगर्स अभी एग्जैक्टली मतलब कोट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बहुत इंप्रेसिव था। और दूसरा स्टॉक ऐसा ही अगर आप देखें जो कि बहुत अच्छा था, एक बार डिलीवरी लेके आइएगा। मैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रोल ओवर शीट्स की बात कर रहा हूँ। आज का लो इसका 20 डे में। अनुज एक बात तो है, अगर ये थोड़े से अगर आप न्यू कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में जाए ना, तो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे स्टेबल और सबसे अच्छा मूव देने वाले, सेकुलर मूव देने वाले ये 2 स्टॉक्स रहे, नायका, एटर्नल और एक डिलीवरी। लुक एट डिलीवरी अब। और कुछ हद तक स्विगी भी काफ़ी अच्छे मूव्स हैं, वो नॉन एफ स्टॉक है इसके लिए। लेकिन ये पूरी की पूरी पॉकेट पेटीएम वीरू, पेटीएम देखिए आप, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा मैसिव स्ट्रेंथ में पेटीएम रहा। कितनी बार बिग स्टॉक और स्पॉटलाइट में आया, आज नहीं चला, वो अलग बात है। लेकिन आई थिंक ये वो जो फेड के रेट कट की एक्सपेक्टेशन वाली रैली है ना, ये वो रैली है, मेरे ख्याल से ये कंटिन्यू करेगी। और नायका तो जैसा आपने बोला कि काफ़ी क्लीन ब्रेकआउट भी है, डिलीवरी में तो खैर ब्रेकआउट आया ही था पहले भी, तो बिल्कुल इसमें आई थिंक इसमें इशू क्या है, इसमें आपको कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि एक आध दिन बीच में आएंगे जिसमें स्टॉक्स करेक्ट होंगे, जैसे आज पेटीएम गिर गया, इटर्नल गिर गया आज इंट्राडे में थोड़ा बहुत, तो ये सब होगा। लेकिन पोजिशनली ये पूरी की पूरी बास्केट जो है वो काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर रही है विदाउट अ डाउट। जी, डिलीवरी हो गया, नायका हो गया, पेटीएम हो गया। और एक और चीज़ देखिए, मैं कल भी जिस बात का जिक्र कर रहा था कि आप सीमेंट पैक में जिस प्रकार का प्राइस परफॉर्मेंस डालमिया भारत दे रहा है, इस स्टॉक पे नज़र रखिएगा। और डालमिया भारत को आप देखिए 2365, ये इस दौर का हाईएस्ट क्लोज होगा अगर आज इस प्राइस पे भी क्लोज हो जाए, यानी पोस्ट जनवरी 2024 प्रोसीड करता हुआ अपने हाईस की तरफ। कविता जी आपका टेक डालमिया भारत पे? वीरेंद्र जी, डालमिया भारत एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है मेरा सिस्टम हैंग हुआ है। आई बिलीव अभी एज ऑफ नाउ 2372 के लेवल पर है। अपसाइड मोमेंटम मुझे लगता है इट्स पॉसिबल कि ये काउंटर 2600 2645 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिखे, बट क्रॉस होने देना चाहिए अपर साइड 2420 के लेवल को। देयर आफ्टर वन शुड टेक द लॉन्ग पोजीशन इन द काउंटर।
ओके, तो फिलहाल डालमिया भारत पे ये राय, अल्ट्राटेक सीमेंट और साथ ही श्री सीमेंट देखें तो इस खराब मूड माहौल में भी आप कुछ चुनिंदा सीमेंट स्पेस के स्टॉक्स में खरीदारी होती हुई नजर आएगी आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार की नज़र थोड़ी देर में होने वाली MSCI रीबैलेंसिंग पर होगी। MSCI में बदलाव गुरुवार से लागू होंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते कंचन नौटल के पास। कंचन, बताइए क्या है जानकारी? जी, अभी से ठीक 11 मिनट बाद ही जो एडजस्टमेंट है वो हमें होती हुई दिखाई देगी, जो कि 3:30 बजे तक चलती हुई नजर आएगी। और जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि थर्सडे को जिसका रिएक्शन हमें हो सकता है कि मार्केट आज में देखने को मिले। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि किसकी एंट्री होने वाली है और यहाँ से कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जो एग्जिट होती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले बात करते हैं एंट्री की, जहाँ पे स्विगी, विशाल मेगा मार्ट, साथ ही साथ हिताची एनर्जी और यहाँ पे जो एंट्री है वो होती हुई इनकी दिखाई देगी। और अगर यहाँ पे एग्जिट की बात करी जाए तो सोना, BLW, थर्मेक्स MSCI से बाहर होंगे। इसके अलावा एक स्टॉक और है जो आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रखना है, वो है CG पावर, बिकॉज इसका जो विटेज है वो बढ़ जाएगा और उम्मीदें ये जताई जा रही है अगर विटेज बढ़ेगा तो यहाँ पे करीब करीब $5.6 करोड़ का जो इनफ्लो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाकी के एक बार स्टॉक्स पे नजर डालते हैं कि कितना इनफ्लो कहाँ पे आने की उम्मीदें जताई जा रही है और किस तरीके का आउटफ्लो रहेगा। स्विगी की बात करी जाए तो 29.3 करोड़ डॉलर का यहाँ पे इनफ्लो होगा, विशाल मेगा मार्ट में 25 का, हिताची एनर्जी में 23 का और साथ में वारे इंजीनियरिंग में 23 का। इसके अलावा अगर बाकी के स्टॉक्स की तरफ नजर डाली जाए तो अब बात करते हैं कि आउटफ्लो कितना होगा। सोना, BLW की बात करी जाए तो 16 करोड़ डॉलर का, थर्मेक्स में 11 का। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी में जैसे कि इटर्नल में बात कर ले 57 का, एशियन पेंट्स 10, JSPL 4 और हेवल्स में भी देखें तो 4 करोड़ डॉलर का हमें आउटफ्लो होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन रिएक्शन डेफिनेटली थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। ओके, 3 बजे भी थोड़ा सा एक मूव आते हैं इनमें, तो लेट्स सी आज कैसे रिएक्ट करेंगे ये स्टॉक्स। 4 का चौका, इसकी शुरुआत करते हैं अब, और 4 की 4 ट्रेड्स जो आपके लिए आएंगी आज। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन हम प्रशांत सावंत जी से लेंगे, उसके बाद चलेंगे फिर सुपरस्टार के लिए रचना वैद्य जी के पास, चार्ट का चमत्कार के लिए मानस और मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश हैं हमारे साथ। प्रशांत जी, आप शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो यहाँ पे अनुज जी, जो मुझे अच्छा लग रहा है वो होगा ACC का, सॉरी, आइशर मोटर्स का सेटअप मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है मोमेंटम के साथ ही बने रहना चाहिए। और इसकी जो सितंबर महीने की 6,200 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है, तो इसको बाय करने की सलाह होगी। ये करीबन 165-170 इस जोन के बीच ट्रेड करिए। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा करीबन 135 के जस्ट नीचे, 134, 133। मुझे लग रहा है यहाँ पे हम 215 से लेके 230 ये टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा वीरू, मुझे लग रहा है आज थोड़ा प्रशांत जी ना मल्टीपल विंडो खोली हुई है, थोड़ा कल की छुट्टी की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ एक राज की बात है। कल की छुट्टी के लिए क्या बुकिंग करनी है, क्या सब वो उसकी प्लानिंग चल रही है, तो इसके लिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना? या तो मल्टीपल विंडो है या फिर या तो मल्टीपल विंडो है या फिर डॉक्टर ने कहा कि भाई चश्मे का टेस्ट कराओ एक बार, है ना? क्लियर है। नहीं वीरू जी, एक्चुअली छुट्टी तो नहीं, घर पे गणपति है, उसी की तैयारी थी, बट थोड़ा मेरे सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ रही है। फेस्टिव मोड में प्रशांत जी आप ये सॉफ्टवेयर बेचारा होता है, कुछ नहीं होता है सॉफ्टवेयर को सब ब्लेम कर देते हैं, सब सॉफ्टवेयर को ब्लेम कर देते हैं कि ये हो गया। राजेश जी का म्यूट हो जाता तो राजेश जी बोलते हैं वो क्या होता है कि ये पता नहीं कैसे बंद, सिर्फ गाबा सर है जो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मेरी गलती है, बाकी सब किसी ना किसी को ब्लेम कर देते हैं। चलिए प्रशांत जी, कोई बात नहीं, एग्जैक्ट रीजन मालूम चल जाएगा हमको, ऐसी बात नहीं है। रचना जी से पिक करते हैं फिर सुपरस्टार। रचना जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी थोड़ी बहुत ना एक टर्न की अटेम्प्ट हो रही है IT स्टॉक्स में, तो थोड़ा बहुत इन्फी में भी कोशिश हो रही थी, टाटा टेक में हो रही है, तो हम टाटा टेक में एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। टाटा टेक का फ्यूचर्स हम लॉन्ग करने की ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे हम 680 पे ऐसे लगा सकते हैं फ्यूचर्स पे, और अपसाइड पे हमारा टारगेट अटेम्प्ट कर सकते हैं 692 एंड 695। ओके, रचना वैद्य जी का टाटा टेक पर ये राय। फिलहाल FNO सुपरस्टार के लिए चार्ट का चमत्कार मानस जी आपसे लेना चाहेंगे, बताइए चार्ट का चमत्कार क्या है आपका? देखिए, चार्ट के चमत्कार के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर पे खरीदारी करनी है। एक फ्रेश ब्रेकआउट है, चार्ट्स पे हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं और फ्रेश ब्रेकआउट बढ़िया वॉल्यूम्स का आज देखने को मिल गया है। तो HUL में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 2664 के रहेंगे और टारगेट 2775 के रहेंगे, ये कैश लेवल्स हैं।
ऑप्शन ट्रेड लेना चाहे तो 2700 वाला कॉल ऑप्शन सितंबर मंथ का ले सकते हैं। 65 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 49 का स्टॉप लॉस लगाना है और 100 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, चलिए तो ये इस समय चार्ट का चमत्कार मिट गया। फंडा के लिए अब चलते हैं मयूरेश जी के पास। मयूरेश जी क्या पिक कर रहे हैं? तो अनुज जी, आई थिंक उनो मिंडा हमें काफी पसंद आ रहा है ऑटो एंसिलरी स्पेस से। हमें लगता है इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, स्विच गियर्स हुआ, हॉर्न्स हुए, सीटिंग एक्सेसरीज हुई, और अन्य प्रोडक्ट जो ये बना रहे हैं ये काफी शानदार है। दूसरा, आई थिंक 90% ऑफ देयर बिजनेस हैपेंस इन इंडिया, और अभी भी आई थिंक जो एक्सपोर्ट मार्केट है यहाँ पे आई थिंक बहुत दिक्कतें नहीं है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ इम्पोजिशंस इवन इन द यूएस मार्केट। तीसरा, आई थिंक इनके 70 प्लांट्स है विच आर लार्जली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, और इसलिए अगर आप मार्जिन का परफॉर्मेंस देखेंगे थोड़ा प्रभाव जरूर आया था क्योंकि इनपुट कॉस्ट थोड़े बढ़ चुके थे पिछले कई तिमाहियों में, बट बिकॉज इनपुट कॉस्ट आर नाउ गेटिंग रिलेटिवली बिनाइन, थोड़े बेहतर हो रहे हैं, एंड बिकॉज दैट इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज along with better volume growth दोनों OEM पार्ट ऑफ द मार्केट और रिप्लेसमेंट पार्ट ऑफ द मार्केट में रियलाइजेशन ग्रोथ और EBITDA मार्जिन्स दोनों में एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। फ्रॉम अ डेट इक्विटी परस्पेक्टिव 0.32 टाइम्स पे डेट इक्विटी है, इसलिए आई थिंक बहुत ज्यादा डेट बुक्स पे है ही नहीं, जो कैश फ्लोज को इम्पैक्ट करेगा काफी पॉजिटिवली। And at the same time, I think when you're talking probably about business prospects going forward, I think जो इन्होंने EV प्लेटफॉर्म्स के लिए किट बनाया है, जो ICE किट लगभग 11,000-12,000 रुपया पर कंटेंट पर व्हीकल होता है, ये लगभग 3 गुना ऑलमोस्ट 36,000 पर व्हीकल हो सकता है। दे हैव क्रिएटेड क्वाइट अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स EV प्लेटफॉर्म्स के लिए अक्रॉस सेगमेंट्स, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स और कमर्शियल। तो हमें लगता है आई थिंक उनो मिंडा एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। रेटिंग, रैंकिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, सारी चीजें हम कैंसिल में देखते हैं, ये फुलफिल हो रहा है इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग। यूरो मिंडा आज थोड़ा सा बैकफुट पे, अदरवाइज बीते 2 हफ्ते से स्टॉक के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। हमने ट्रेड्स जो पिक किए एक एक करके रखूंगा आपकी स्क्रीन पे। एफएनओ सुपरस्टार रचना जी ने पिक किया और इनका ट्रेड था डायरेक्ट फ्यूचर्स 692 695 के लक्ष्य के लिए। और मानस जी ने पिक किया यहाँ पे 2694 की रेंज में लगभग 2775 के लक्ष्य के लिए एचयूएल को, और अभी अभी जो मयूरेश जोशी जी का ट्रेड रहा वो रहा यूरो मिंडा। ये करीब करीब अब निफ्टी जो है वो 24,762 की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड कर रहा है, तो कोई मीनिंगफुल पुल बैक कभी लोअर ट्रेजेक्ट्री से नहीं आया। और अच्छा, हमने बैंक निफ्टी की बात बहुत की, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स में सिर्फ हमने बात की थी HDFC बैंक की। SBI में अभी तक प्राइस डैमेज उतना सीवियर नहीं हुआ है। एक इंडेक्स 56,200 की रेंज से 54,500 पे आ गया, बट समहाउ निफ्टी, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी भी 810 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर होल्ड करता हुआ, जिसे कहते हैं ना, हम एक कई बार डिस्कस करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसके अगेंस्ट HDFC बैंक कोलैप्स हुआ, इसके अगेंस्ट ICICI बैंक कोलैप्स हुआ, एक्सिस बैंक, इंडस बैंक की तो पूछिए भी मत। बट मानस, इसे एक रिलेटिव स्ट्रेंथ की संज्ञा की उपाधि देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अभी भी ये बहुत नज़दीक है अपने एक ब्रेकआउट पॉइंट के, जो कि 830-835 का है। आपकी रीडिंग SBI पे क्या कहती है? देखिए, जो दूसरे जिस तरह से क्रैक हो रहे हैं, जितने दूसरे PSU बैंकिंग है, उसको देख के लग रहा है कि एटलीस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उस तरह की गिरावट नहीं, लेकिन खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे, जो कि जस्ट अभी कुछ सेकंड में पहले ब्रेक किया है, अगर उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो शायद 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 792 के आसपास है, वो लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो इस गिरावट पे SBI में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर एक सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ज्यादा वीक स्ट्रक्चर जो दूसरे PSU बैंकिंग है, चाहे वो PNB हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, वहां पर वीकनेस ज्यादा लग रही है। तो अगर बिकवाली करेंगे तो उन स्टॉक्स में करेंगे, SBI में नहीं करेंगे। ओके, मीनवाइल एक बार साइड लाइफ वापस लेकर आइए जरा। वापस एक फ्रेश नॉक आया स्टॉक में, अब करीब 6% नीचे ये स्टॉक। जी हाँ, देखिए लास्ट कुछ मिनटों में वापस बड़ी सेलिंग आई, 6% अब ये स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। चलिए, अगर आप ट्रम्प टैरिफ से दुखी हैं तो थोड़ा सा अगले 10 दिन एक अच्छी चीज़ ये रहेगी कि गणेश उत्सव की धूम रहेगी। आज से उसकी शुरुआत हो गई है ऑब्वियसली, कल गणेश चतुर्थी भी है। अब आशीष ने एक इंटरेस्टिंग रिसर्च की है कि इस दौरान ये जो गणपति फेस्टिवल के बाद के जो 2 हफ्ते हैं उसमें मार्केट की चाल कैसी रहती है। आशीष, गुड आफ्टरनून, कोई ट्रेंड है क्या? गुड आफ्टरनून। मुझे याद आता है कि जन्माष्टमी के दौरान या फिर 1-2 दिन पहले उसे आपने लगातार ये कहना शुरू कर दिया था कि फेस्टिव सीजन, और ख़ासतौर पर अगर आप देखें तो गणेश उत्सव मार्केट के लिए अच्छा होता है। तो फिर मैंने 10-11 साल का डेटा निकाल के देखा कि असल में होता है कि नहीं होता है।
तो दो डेटा सेट ऑफ पॉइंट में निकाले। एक तो सभी साल के जो गणेश उत्सव है इनकी तारीख निकाल ली, इसके बाद देखा कि अगले 5 सेशन कैसे होते हैं। अब गणेश उत्सव के दिन तो मार्केट बंद रहता है और किसी किसी साल में अगर आप देखें तो 2 अक्टूबर भी बीच में आ रहा है, तो इन सबको कैलकुलेट करके देखा है। पहला 5 दिन और उसके बाद अगले 10 दिन, मतलब अगर आप देखें तो टोटल 5 दिन और 10 दिन गणेश उत्सव के बाद से इसका मूव निकाल के देखा है। वैसे 10 साल का डेटा है, लेकिन पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो इस बात की रिलेवेंस आपको थोड़ी सी बेटर नजर आएगी। अब पहला हफ्ता अगर आप देखें तो मोस्टली इसमें आपको कोई खास क्लियर ट्रेंड नजर नहीं आएगा। कारण ये है कि अगर आप 10-11 साल का डेटा निकाल के देख रहे हैं और उसमें अगर 3 से 4 बार मार्केट फ्लैट हो जाता है तो कुछ खास इंडिकेशंस यहां पर आपको देखने को नहीं मिलते। लेकिन 2024 में देखें तो तकरीबन 2% की तेजी यहां पर आपको देखने को मिली थी। 2019 यहां पर भी 2% की तेजी देखने को मिली थी। 2015 है, 2017 है, यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़े से मूव्स नेगेटिव साइड पर देखने को मिले। तो पहला हफ्ता अगर आप देखें तो क्लियरली कोई खास ट्रेंड यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन कहानी शुरू होती है दूसरे हफ्ते से। वहाँ से अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में ज़रूर खास हलचल होती है, वो भी तेज़ी की तरफ की। अब आप समझिए कि 2024 में यानी पिछले साल गणेश उत्सव के 10 दिन बाद मार्केट में तकरीबन 4% की जो तेजी है वो आपको देखने को मिली थी। 2023 नेगेटिव था, 2022 अगेन 2% की तेजी देखने को मिली, 2021 में 3% का मूव देखने को मिला और 2020 यहाँ पर अगर आप देखें तो लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली। 2019 फ्लैट था और 2017 1% के आसपास के मूव देखने को मिले। तो अगर आप पिछले 10 साल में देखें जो सेकंड हफ्ता होता है तो 10 साल में से ऑलमोस्ट 6 बार, जो कि काफ़ी स्टैटिस्टिकली अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 60% तेज़ी की तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है। लेकिन खास बात यह कि अगर आप रिसेंटली देखें यानी 2020 के बाद से देखें, जब मार्केट के डायनामिक्स में भी भारी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिला, बहुत बड़े फेरबदल हुए हैं, तो 2020 से अगर आप देखें तो 1, 2, 3 और समझ लीजिए कि 5 में से आपको 3 बार तेजी यहां पर आपको देखने को मिली। तो क्लियरली अगर आप देखें तो जो दूसरा हफ्ता होता है गणेश उत्सव के 10 दिन बाद, तब वहां पर अगर आप देखें तो मार्केट में स्टैटिस्टिकली ज्यादा चांसेस हैं तेजी होने के। ऑल राइट आशीष, तो शुक्रिया ये सारे स्टैट्स पेश करने के लिए। एक काम करते हैं, अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद हमारे साथ पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़ेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ मार्केट पर बात करने के लिए पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं। अभय जी गुड आफ्टरनून। अभय जी, क्लियरली मार्केट ने अपना फेवरेट चुन लिया इस समय, वो है ऑटो और एफएमसीजी। क्या कुछ समय के लिए यही छुपने की जगह होगी? आई थिंक गुड आफ्टरनून अनुज। जैसा टैरिफ का माहौल बन रहा है कि अभी भी अनसर्टेनिटी काफी हाई है और जो रियलिटी है वो ये है कि 50% टैरिफ्स जल्दी आ जाएंगे प्ले में। तो इन्वेस्टर्स का नजरिया यही है कि, और सरकार का भी फोकस यही है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट किया जाए। और डिस्क्रिशनरी परचेजेस में हमने देखा ऑटो, रियल एस्टेट, ये 2 बड़े सेक्टर हैं। होम इम्प्रूवमेंट भी एक तीसरा सेक्टर है। और एफएमसीजी ऑफ कोर्स जो जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा, एक्सपेक्टेशन है कि सितंबर के एंड तक जीएसटी का भी इम्पैक्ट या रेट रैशनलाइजेशन हो जाएगा, जो फेस्टिव सीजन में इम्पैक्ट करेगा डिमांड को। तो आई थिंक क्लियरली उम्मीद तो यही है कि ये जो 2 सेक्टर्स हैं, इनकी अर्निंग्स जो है करंट क्वार्टर की, अक्टूबर एंड के जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे उसमें पूरा अपसाइड रिफ्लेक्ट होगा। तो मुझे आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि ये अच्छे सेक्टर्स हैं इस समय इन्वेस्टर्स को, स्पेशली ऑटोज, क्योंकि एक करेक्शन के मोड से भी वापस आ रहे हैं। तो डेफिनेटली एक ऑटोज और ऑटो कंपोनेंट एक ऐसा स्पेस है कि जिसमें अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। ओके अभय जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। ऑटो स्पेस और एफएमसीजी स्पेस को लेकर आप पॉजिटिव हैं फिलहाल, और यही 2 स्पेसेस में हमें थोड़ी स्ट्रेंथ नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन अगर इससे आगे बढ़े न्यू एज स्टॉक्स देखिए, जैसे कि नाइक का थोड़ी देर पहले हम जिक्र भी कर रहे थे शो में, इटर्नल, स्विगी जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी खासी रैली। तो न्यू एज स्टॉक्स में भी क्या हम बुलिश हो सकते हैं, वहाँ रुझान बढ़ाना चाहिए? ये देखिए, अदर देन वैल्यूएशन श्रेया, जो मुझे लगता है कि थोड़ी स्ट्रेच्ड है, क्योंकि जो इमीडिएट अर्निंग्स हैं और जो फोरकास्टेड अर्निंग्स भी हैं इन कंपनीज की, वो इतनी ज्यादा नहीं है कि जो वैल्यूएशंस को सपोर्ट कर पाए। पर अगर इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव 5 साल का है या उससे भी ज्यादा का है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स जो हैं ये हर पोर्टफोलियो में होने चाहिए, क्योंकि ये अब मार्केट लीडर्स हैं
एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के जो आपने नाम लिए और उनके अलावा भी कुछ नाम है, जैसे हमारे मॉडल पोर्टफोलियो, मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, हमने कार ट्रेड ऐड किया था जो कि एक ऑटोज में और क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग में प्रेजेंट है। तो इस तरह के जो स्टॉक्स हैं, मुझे लगता है कि ये विनर टेक ऑल मार्केट्स में काम करते हैं और 5-6 साल की मेहनत के बाद अब फाइनली इनके बिजनेस मॉडल इस लेवल पे पहुंच गए कि यूनिट लेवल पे प्रॉफिटेबल है और फास्ट ग्रोइंग स्टॉक्स हैं। तो मेरे को रिस्क बस यही लगता है क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच्ड है, तो अगले 1-2 साल तक इन्वेस्टर्स को शायद रिटर्न ना दे, पर जो पेशेंट इन्वेस्टर्स हैं उनको ये डेफिनेटली रिटर्न्स दें। अच्छा अभय जी, आपके कहने पे मैंने भी कार ट्रेड देखा, वाकई हमें इसकी जर्नी बहुत स्ट्रांग रही, स्पेशली अक्टूबर 2024 से जब से बाजार का डाउन ट्रेंड शुरू हुआ 1006 का स्टॉक लगभग 2500 हो गया है। क्या शानदार फाइंडिंग थी आपकी। आप लोगों ने कब ऐड किया था? जस्ट आस्किंग अभय जी। साल भर हो गया करीब वरिंदर। यस, बहुत बहुत स्ट्रांग, अच्छा आपने पिक किया था। पर मैं आपसे थोड़ी आईटी पे बात करना चाहूँगा अभय जी। आईटी पर आपने मुझसे अपना एक आउटलुक शेयर किया था पर्सनली। जी आईटी पे सब बात कर रहे हैं कि वर्स्ट इज इन द प्राइस। आपके तथ्य और वो फैक्ट्स में एक बार फिर से आपके मुंह से चुनना चाहूँगा इस स्क्रीन पे। आईटी पर इस प्राइस पे बायर हैं क्या आप, या और नहीं तो क्यों? देखिए अभी तो नहीं है बायर। मुझे लगता है कि ये कंपनीज अच्छी सॉलिड कंपनीज हैं, अच्छा कैश फ्लो बनाती हैं, पर ये ग्रोथ कंपनीज नहीं है। और जब मैनेजमेंट खुद 2-3-4% की ग्रोथ गाइडेंस दे रहा है, तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है कि क्यों कोई 25 टाइम का पी मल्टीपल इन कंपनीज को दे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज दूसरी है इन्वेस्टर्स के पास मार्केट में रिटर्न्स बनाने की, अगर इन स्टॉक से ध्यान हटाएं। हिस्टोरिकली अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इन स्टॉक्स में, काफी हाई मल्टीपल पे ट्रेड होते थे, पर अब जैसा सिचुएशन है इनके बिजनेस मॉडल की, मैं सिर्फ फंडामेंटली बात कर रहा हूँ वीरेंद्र, मेरा कोई टेक्निकल पर्सपेक्टिव नहीं है, क्योंकि मैं फंडामेंटली देखता हूँ कंपनीज को। तो मुझे लगता है कि अभी भी इनके सामने अगला 1 साल 2 साल बिजनेस वाइज बहुत चैलेंजिंग है। मुझे लगता है 2-3% की जो ग्रोथ की गाइडेंस दे रहे हैं वो भी बहुत मुश्किल होगा इनके लिए मीट कर पाना। मार्जिन्स भी अंडर प्रेशर है, और जो पूरा जो टाइम एंड मटेरियल का मॉडल था इनका प्राइसिंग की कि ज्यादा लोग हायर करें और ज्यादा बिलिंग करें, वो मॉडल खत्म हो चुका है। अब आप प्रोडक्ट प्राइसिंग का मॉडल है जहां पे ये लोग इन लोगों को अपना बिजनेस रीइन्वेंट करना पड़ेगा, और उस रीइन्वेंशन के लिए काफी मैनेजमेंट चेंजेस की जरूरत है। तो अदर देन वैल्यू बायर्स जो ढूंढ रहे हैं ऐसी चीज जो पहले महंगी थी अब सस्ती हो गई, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इन स्टॉक्स में अभी भी कोई बॉटम बना है। मोर देन द प्राइस वैल्यूएशन मल्टीपल्स, वीरेंद्र मैं ये देखना चाहूंगा कि कैसे ये कंपनीज अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर रही हैं, कैसे कॉम्पिटिटिव बन रही हैं, कैसा ग्रोथ की तरफ जा रही है कि आप डबल डिजिट ग्रोथ के जोन में वापस जा सके। तब मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को इन्हें लेना चाहिए। अभी अभी लेके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये साइडवेज करेक्शन साल भर और चल सकता है। ओके अभय जी, बैंकों की क्या दिक्कत है इस समय? बैंक्स क्यों नहीं चल रहे हैं? मार्केट को लगातार अगर एक सेक्टर नीचे खींच रहा है वो है बैंक्स, खासतौर से प्राइवेट बैंक्स। जी, यार थोड़ा एक मेरे लिए भी पजल है ये अनुज, क्योंकि जो जीएसटी के बेनिफिट्स हैं, कंजम्पशन के बेनिफिट्स हैं, उसके एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज हमारे बैंक्स भी हैं। और मुझे लगता है कि जो बड़े बैंक्स हैं उनकी वैल्यूएशन भी अब इतनी स्ट्रेच नहीं है कि इन्वेस्टर्स को ज्यादा वरी करना चाहिए कि, और ग्रोथ है, क्लियर ग्रोथ है। मैं देख सकता हूँ अगले 4-5 साल तक 15% का एनुअलाइज ग्रोथ हम देख सकते हैं। तो जो कारण मैं सोच गेस कर सकता हूँ अनुज, वो यही है कि निफ्टी में काफी बड़ा प्रेजेंस है, तो अगर ईटीएफ सेलिंग आती है, एफपीआईज की सेलिंग आती है, तो उसका खामियाजा इन बैंक्स पे प्रेशर डालता है स्टॉक्स पे। पर सिल्वर लाइनिंग ये है कि मुझे लगता है कि सारे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं इस समय मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफी एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सॉलिड बेस बना रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से तो मुझे तो लगता है कि अच्छी रिटर्न मिलेगी इन्वेस्टर्स को। ओके ठीक है, बैंक्स पे ये व्यू। अभय जी, हमने बात की पूरे एफएमसीजी, ऑटो स्पेस, इसके अलावा साथ ही न्यू एज स्टॉक्स, रिटेल स्टॉक्स अगर आप देखें जैसे कि न्यू लिस्टिंग विशाल मेगा मार्ट हो गई, डी मार्ट, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। तो इन स्टॉक्स पर आपका नज़रिया क्या होगा?
जैसे कि श्रेया इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं ये सारे, मतलब खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, पर एक्सपेक्टेशन यही है कि जैसे फेस्टिव सीजन नजदीक आ रहा है और जीएसटी कट होने की वजह से, इंटरेस्ट रेट कट होने की वजह से जिसकी उम्मीद है, डिमांड वापस आएगी तो थ्रूपुट बढ़ेगा, तो इनका जो मार्जिन है वो फिक्स रहता है, तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो आई थिंक अगेन जो अनुज ने कहा कि क्या सेफ जोन में है ये एफएमसीजी, ऑटो, डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन स्टॉक्स, तो मुझे लगता है ये जो रिटेल स्टॉक्स हैं, जो ब्रिक एंड मोटर रिटेल जिसको हम कहते हैं कि अपने स्टोर्स के थ्रू बेचते हैं, नॉन डिजिटल, आई थिंक वो भी उसी जोन में है कि अगर बाइंग बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, तो पूरा फायदा मिलेगा प्रॉफिटेबिलिटी में और सेल्स में। ओके, इस बीच निफ्टी को देखिए जरा जनाब, कोई कोई अगर आप देखिए रिवर्सल नहीं है इंट्राडे में, और 24,717 डे लो पर मैक्सिमम हिट जो आया ना अभी अभी पिछले 10 मिनटों में आया है, लगभग 780 से करीब 717 पे। अच्छा भाई जी, आपका एक दो स्पेस पे और भी जानना चाहूँगा, जो प्राइस डैमेज अब हो रहा है जितने भी कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स हैं, एक अध्याय पूरा हुआ, आई मीन ठीक है मान के चलते हैं भाई, एक अध्याय पूरा हुआ, वीकली एक्सपायरीज अब सिस्टम का एक पार्ट नहीं होगी आने वाले और कुछ महीनों में या फिर वर्षों में। आपका व्यू क्या है, कैसे ट्रीट करेंगे आप लोग? अगर निवेशित है यहाँ पर तो आप लोगों ने क्या किया, या फिर कैपिटल मार्केट थीम में ही अब थोड़ा सा एएमसी स्टॉक्स पे आपका फोकस है या एक्सचेंजेस पे फोकस रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए वीरेंद्र, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में हमारी जो कोर होल्डिंग्स हैं, अगेन ये हमारी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, बट वो है सीडीएसएल, कैम्प्स और एमसीएक्स। पर ये जो प्राइस डैमेज हम देख रहे हैं, थोड़ा मुझे लगता है कि रिवर्सल है वैल्यूएशंस का। वैल्यूएशन जो है काफी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के प्राइसिंग कर रहे थे 30% कंटिन्यूअस ग्रोथ, जो हमारे मॉडल्स ने दिखाया कि जो अभी करंट वैल्यूएशन थे महीने भर पहले, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20 से 25% का एनुअलाइज ग्रोथ होगा अगले 5 साल तक। तो इस एक्सपेक्टेशन पर थोड़ा भी डैमेज होता है तो उसकी वजह से वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट आएगा। तो आई थिंक एक उसी जोन में है जो ओवर प्राइस स्टॉक्स थे, वो करेक्ट हो रहे हैं। पर अगेन मुझे लगता है जैसे हमारा कैपिटल मार्केट जो है, मार्केट कैप जो है $5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन की तरफ जाएगा, ये सारे स्टॉक्स उसको उनको बेनिफिट मिलेगा, सारी कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये एक मार्केट लीडर्स हैं। हर इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं, कैम्स के फिनटेक है, उसके साथ आप सीडीएसएल को देखें तो एनएसडीएल है, उसके साथ लीडरशिप पोजीशंस बीएसई, एनएसई 2 ही हैं प्लेयर्स। तो ये लीडरशिप पोजीशंस एस्टैब्लिश्ड हैं। मुझे लगता है ये करेक्शन जो है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए, इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके वॉलेटिलिटी कम करने का। चलिए भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और वॉलेटिलिटी कम कैसे करें, लीजिए आपके बात करते करते 24,700 भी गया स्क्रीन से। बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड। सॉरी वीकेंड नहीं, कल की छुट्टी। और एक बार फिर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। अब चलते हैं रणनीति के ऊपर। अनुज, अच्छा है कल बाजार बंद है, कल छुट्टी है, एक दिन का सुकून तो मिलेगा। 24,700 बेचने वाले ने कोई पहर नहीं देखा, सुबह भी बेचा, दोपहर में बेचा, शाम को भी बेच रहा है ना। डे लो अनुज, क्या अप्रोच रखें ऐसे में? बिल्कुल वीरू, और देखिए जब हमने क्लोजिंग की शुरुआत की थी तो थोड़ी सी होप थी, वो पूरी की पूरी होप मार्केट ने ऐसे ही धूल चटाई उसकी, और 24,700 भी ब्रेक के आपने बोला, बहुत बुरी क्लोज है। देखिए निफ्टी पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं बस यही कहूँगा कि कल की छुट्टी को एंजॉय करिए, गणेश उत्सव को धूमधाम से मनाइए, बड़ा फेस्टिवल है। मार्केट तो आता रहेगा, मार्केट को थर्सडे को रिविज़िट करेंगे, वैसे ही खून जलाने का कोई फ़ायदा है नहीं इस मार्केट में। और थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप को भरा बुरा कह लीजिए, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा मूड बिगाड़ा आज का मार्केट का। बहुत ख़राब क्लोज़ है ये, बहुत ख़राब क्लोज़ है। और एक चीज़ समझ लीजिए, अब जिन लेवल्स पर हम बंद हो रहे हैं वहाँ पर अब निफ्टी, आज सुबह हम बात कर रहे थे कि अगर 24,800 के नीचे गया तो 24,650 तक कोई सपोर्ट नहीं है, और हम 24,690 पे तो आ गए। इवन बैंक निफ्टी पर भी वो 54,500 हटा दीजिए, इन पॉइंटर्स को कोई मतलब नहीं है वैसे अब इनका। 54,500 ये भी देखिए, अब आप इसको भी आपने अब ब्रीच किया है। एक उम्मीद ये रहेगी कि थर्सडे मॉर्निंग को, क्योंकि मार्केट में आज इतनी बड़ी गिरावट हुई, शायद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाए वीरू,
और एक उम्मीद ये भी रहेगी कि एटलीस्ट आपके पास 2 सेक्टर में जो अच्छा कर रहे हैं, ऑटो और FMCG, लेकिन जो भी है आज की क्लोज ख़राब है। और मतलब सच बताऊं तो सुबह जब गिफ्ट निफ्टी 70 पॉइंट नीचे था और जब वो न्यूज़ फ्लो आ रहा था, ये कभी नहीं किसी ने सोचा होगा कि आज हम 70 पॉइंट नीचे खुलने के बाद 270 पॉइंट नीचे बंद होंगे। मतलब इस तरीके का कोलैप्स, इस तरीके का ब्रेकडाउन होगा, आई डोंट थिंक ये किसी ने सोचा होगा। चलिए यतिन के पास चलते हैं, शायद उनके पास कुछ अच्छी खबर हो। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अच्छी खबर तो नहीं है, इनफैक्ट 300-400 मिलियन डॉलर्स MSCI की रीबैलेंसिंग में सेल ही है। तो आज आप देखेंगे कि शायद FI का आंकड़ा 3-4 हज़ार करोड़ सेल का ही आए बेस केस में, क्योंकि MSCI की उतनी सेलिंग है। लेकिन अगर हम डीलिंग रूम्स की बात करें तो 2 स्टॉक जहां उनका ध्यान है, सबसे पहले नायका, और इतने दिनों से ये शायद डीलिंग रूम का फेवरेट ट्रेडिंग स्टॉक है। डीलर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ BTST के एडवाइस वो दे रहे हैं 236-238 तक के टारगेट्स के लिए। तो सितंबर फ्यूचर्स में यहाँ वो रणनीति बना रहे हैं खरीदारी की। और सोना कॉमस्टार, यहाँ MSCI रिलेटेड आज सेलिंग भी थी, और अगर आप देखें आज तो सेलिंग ज़्यादा करके एब्जॉर्ब हो गई। इनफैक्ट स्टॉक ग्रीन में ट्रेड कर रहा है, और यहाँ भी डीलर्स एडवाइस कर रहे हैं कि 465-470 तक के लिए खरीदारी कर सकते हैं। और काफ़ी सारे HNIs भी आज यहाँ काफ़ी एक्टिव है MSCI की रीबैलेंसिंग के चलते। ओके, नायका और सोना कॉमस्टार, ये 2 स्टॉक्स आपके रडार पर यहाँ पे खरीदारी की जाए डीलिंग रूम की तरफ से, और नायका का तो हम जिक्र भी कर रहे थे। चलिए अब BTST और STBT ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर, गुड इवनिंग, बताइए क्या कैरी करेंगे परसों गुड के इवनिंग। लिए? कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। कल छुट्टी है, आराम करेंगे, और मेरे ख्याल से ट्रेड लेना नहीं चाहिए। मार्केट वीक है, शॉर्ट यहाँ पर थर्सडे को गैप अप या गैप डाउन होगा, इसलिए बेस्ट अवॉइडेड। चलिए गाबा सर की तरफ से बेस्ट अवॉइडेड। रचना जी, आप कोई ट्रेड कैरी करेंगी वेंसडे के लिए, थर्सडे के लिए, सॉरी? MCX के फ्यूचर्स को शॉर्ट करके लेके जा सकते हैं, और यहाँ पे हम ऐसे लगा सकते हैं 77.20 पे, which is around 45 रुपीस पर हियर, और हम डाउन साइड पे टारगेट लगाएंगे 76.20 का। ओके, M6 सेल करेंगे आप। कविता जी, आप क्या पिक कर रही हैं थर्सडे मॉर्निंग के लिए? सो Hyundai मोटर्स को लेकर जा सकते हैं। Hyundai मोटर्स 2498 के लेवल पर है, अंटिल ये काउंटर 2430 के लेवल के ऊपर मेंटेन है। पॉसिबल अपसाइड मूव दिखता है 2550-2600 के लेवल के। ओके, Hyundai मोटर यहाँ पे खरीदारी की राय और निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी इसमें। प्रशांत जी बताइए, आप क्या कैरी कर रहे हैं परसों के लिए? तो श्रेया, यहाँ पे मुझे L&T फाइनेंस काफी अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है। यहाँ पे एक जो रेंज ब्रेकआउट आया था 214 के ऊपर, उसको फॉलो थ्रू मिल रहा है, और एक वीक मार्केट में भी प्राइस सस्टेन हो रही है। दूसरी बात, आज के वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, तो मैं उसी को स्टॉप लॉस रख के 214 को स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह दूंगा। यहाँ से मेरा टारगेट होगा 230 से लेके 235, 230, 235। ओके, मानस जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए, श्रीराम फाइनेंस में बिकवाली करने की राय रहेगी। काफी दिनों से हम देख रहे थे इसकी 608 के आसपास स्टॉक में सपोर्ट था, लेकिन आज वो लेवल्स भी ब्रेक हो गए। आई थिंक यहाँ इसके फ्यूचर में बिकवाली की जा सकती है। श्रीराम फाइनेंस के 605 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 575 के टारगेट सेट करेंगे। श्रीराम फाइनेंस यहाँ पे आपका ट्रेड सेल, और निफ्टी 24,703 ट्रेड्स पूरे हो गए। 1-2 ट्रेड्स को और रख लेते हैं स्क्रीन पे, मतलब पॉसिबली जो एक बड़े कोलैप्स के बाद जा रहे हैं। एक बार लेके आइए जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस, और इस स्पेस में जरा आप कल्याण को देखिए। कल्याण 496 13 मई 2025 के बाद अब तक की सबसे लोअर ट्रेजेक्टरीज में मैं वो पॉसिबली जो कुछ ब्रेकडाउन्स देख रहा हूँ बाजार में। एक ये हो गया, कैपिटल मार्केट थीम अपने साथ बड़े शॉर्ट्स कैरी करती हुई CDSL एक बार फिर से 4 अगस्त के बाद, यानी एक बार बिगिनिंग में था और एक बार अब 1493 पर इज क्लोजिंग एट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। BSE ने आज फाइनली अपना 100 डे मंथ तोड़ा, यानी 1 अप्रैल के बाद। हालांकि देखिए कल भी क्लोज आया था, लेकिन बहुत बड़े फ्रैक्शन से नहीं, लेकिन ये क्रैक हुई तो कैपिटल मार्केट थीम पूरी क्रैक हुई। और सुबह जो मैं एक बात कर रहा था सिमेंस की कि ये कोलैप्स आ रहा है, हमने उस वक्त करीब 31-30 से बातचीत की थी। लुक एट सिमेंस नाउ, और 3045 पे ये डीलों पे आके ट्रीट करता हुआ। और एजाइरस लाइफ में आज एक कोलैप्स आया, एंजल 1 2343 पे। अच्छा, एंजल 1 ने याद रखिएगा अपने उस 14 अगस्त के स्विंग लो को भी वायलेट कर दिया। प्रकाश सर, एक बार बताइएगा, एंजल 1 जा कहाँ रहा है? आई मीन चांसेस हैं क्या वर्स्ट केस में 2200 को या फिर एटलीस्ट 2180 को रिविजिट करने के एंजल 1 पे? बिल्कुल चांसेस है। ऐसा है कि मुझे लगता है 2000 तक पॉसिबिलिटी है। अब ट्रेड कर रहा है 2337, मतलब 300 रुपया अब भी डाउन है यहाँ से।
वीकनेस है, काफी हद तक जो वीकनेस हुआ है ब्रेक डाउन मिला है स्ट्रक्चर चेंज इन वन में, और लगता है आप ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लगाना पड़ेगा 2400 का और ट्रेड करते हैं शॉर्ट, शायद 2000 के आसपास एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बने, वहां पे एक पैटर्न बनता है जहां पर एक सपोर्ट मिल सकता है। बिल्कुल। एंजल वन आज सुबह सुबह इस पर शॉर्ट ट्रेड ली गई थी, रचना जी ने ली थी शॉर्ट ट्रेड। एंजल वन हुआ, BSE हुआ, केफिन हुआ। आप देखिए इनफैक्ट एक बार निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स देखिए ज़रा, और क्या ज़बरदस्त पिटाई हुई यहाँ पर पूरे के पूरे इंडेक्स की। करीब करीब 2.25% ये इंडेक्स नीचे था, तो ज़बरदस्त धुलाई यहाँ पर इस समय इन स्टॉक्स की। चलिए बैन अपडेट लेते हैं और उसके बाद ब्रेथ हो गई क्या? आई थिंक टीटागढ़ रेल बैन से बाहर आ सकता है, 76% यहाँ पर पोजीशंस हैं, तो ये इकलौता अपडेट। वीरू, आज की मार्केट ब्रेथ खराब ही रही होगी? बिल्कुल अनुज, काफ़ी ख़राब ब्रेथ, देखने का मन भी नहीं है मेरा तो, मेरे ख्याल से, लेकिन क्या करूं, रीत है, रिवाज है, ट्रेडिशन है, तो उसको निभाना ही पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पे जरा एक बार देखिएगा, हालांकि ये देखिए थोड़ा सा एक्सपायरी का भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बट लुक एट लॉन्ग अनवाइंडिंग 150 ऑलमोस्ट, और 49 में अगर आप देखें शॉर्ट था, 12 में शॉर्ट कवरिंग, 11 में लॉन्ग, मात्र 11 में लॉन्ग। जरा एक बार स्लाइड्स लिख आई एक एक करके लॉन्ग वाली, और लॉन्ग्स का ब्रिटानिया, आयशर मोटर्स, HUL, मारुति, सोना, BMW प्रेस्टेशन, यानी कंप्लीटली ऑटो में छाई थी तेज़ी, और FMCG में ग्रेनुअल्स में शॉर्ट कवर था, AB फैशन, टीटागढ़ रेल सिस्टम, अदानी टोटल गैस, L&T फाइनेंस। और अगली स्लाइड आएगी यहाँ पर उन स्टॉक्स की जहाँ पे आज शॉर्ट था, वेदांता, श्रीराम फाइनेंस, सन फार्मा, PB इन्फोटेक, गोदरेज प्रॉपर्टीज़। आज फार्मा में भी काफ़ी सीरियस डैमेजेस थे, और वोडाफोन आइडिया खबर के बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग, केफिन, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, इंजन वन और M6। श्रेया जी, तो फिलहाल ये ब्रेथ मार्केट की और काफ़ी ख़राब। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखें आप तो कमज़ोर बाजार में भी प्रोटीन ई गवर्नमेंट का शेयर आज हीरो ऑफ द डे है, लेकिन आखिर शेयर में ये ज़ोरदार तेज़ी आई क्यों, ये समझाने के लिए आशीष चतुर्वेदी हैं। आशीष बताएं। देखिए, कंपनी को आधार सर्विसेज के लिए 1160 करोड़ का ऑर्डर मिला है, 188 डिस्ट्रिक्ट्स में अगले 6 साल के लिए ऑर्डर मिला है। और दरअसल अगर आप देखें तो आज 2:30 बजे इसका कॉन्फ्रेंस कॉल भी हुआ इस ऑर्डर विन के ऊपर, तो हम देखेंगे कि गुरुवार को क्या कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कमेंट्स आती है कि नहीं, एनालिस्ट का क्या मानना है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो स्टॉक बहुत ही सिग्निफिकेंटली ऑफ हाइज है, 60% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। और आपको याद होगा मई महीने में जब पैन 2.0 के लिए इनकी बिड रिजेक्ट कर दी गई थी, इसके बाद से स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर आई थी। अभी भी 60% के करीब का जो है ऑफ हाइज चल रहा है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कंपनी के कारोबार थोड़े से इंटरेस्टिंग नजर आते हैं, वैल्यू तो है यहाँ पर। अब देखें जैसे इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है, इसमें इनके लिए 250 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला हुआ है, और ये क्या करते हैं, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRA के तौर पर काम करते हैं। अब इंश्योरेंस के लिए काम कर रहे हैं, और साथ में अगर आप देखें तो UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यहाँ पर तो कंपनी के पास जो रिकॉर्ड कीपिंग का एजेंसी है, इसमें ऑलमोस्ट 100% का मार्केट शेयर होल्ड करके चलते हैं, मार्केट लीडर हैं। स्टॉक जैसे कि मैंने बताया कि हाई से सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है, और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स ऐसी बता रही कि FY 27 में तकरीबन 20 रुपए की EPS देखने को मिल सकती है। यानी इस भाव पर अगर आप देखें तो स्टॉक फिलहाल 45 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। अच्छी तेज़ी प्रोटीन में हमें नज़र आ रही है, और हाई से काफ़ी करेक्ट हुआ है। 52 वीक हाई का देखें आप तो 1535 का था। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। 1535 का 52 वीक का हाई काफ़ी करेक्ट हो गया है। मानस जी, अब ऑर्डर भी है, अच्छी खबर भी है, और रिएक्शन स्ट्रीट ने रिवॉर्ड भी किया। इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए, हाथ लगाना चाहिए या फिर इंतजार करें? मानस जी जी जी, एक बार प्लीज स्टॉक रिपीट कर दीजिए। प्रोटीन की बात प्रोटीन, हाँ, जिसकी बात हो रही थी अभी। जी जी, तो देखिए यहाँ पर करीब 4 दिन पहले हमने रिवर्सल देखा था, स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला था, उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिला, और आज फिर से रैली रिज्यूम हुई है क्योंकि काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। पोजिशनली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए 800 रुपए, जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। सबसे पहले 975 को टारगेट करेंगे, लेकिन अगर 975 के ऊपर निकला तो 1050 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गया प्रोटीन ई गव, इस पर एक व्यू। मार्केट काफ़ी वीक रहा, लेकिन एक बार आप TCS का शेयर लेकर आइए। TCS आई थिंक कल हमने बिग स्टॉक्स में लिया था, कल डे हाई पर बंद हुआ था। आज भी देखिए यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ है, इसका थोड़ा सा लंबा चार्ट रखिए TCS का। कविता जी, TCS कुछ साइंस दे रहा है क्या लॉन्ग टर्म बॉटम के?
या सो 3000 के लेवल पर एक बहुत अच्छा बेस बनाया है और सॉर्सर फॉर्मेशन डेवलप करने की कोशिश कर रहा है टीसीएस। काफी ओवरसोल्ड भी रहा है काउंटर, सो ये एक अच्छा बॉटम यहाँ बनते हुए दिख रहा है विद द वॉल्यूम। मुझे लगता है इमीडिएट रेजिस्टेंस काउंटर को 3180 का है। अगर वो लेवल निकल जाता है विच इज द 50 EMA, तो उसे क्रॉस करता है तो एक अच्छा अपसाइड मूव ओपन होते हुए दिखेगा अराउंड 3300 तक के 3330 तक के लेवल की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। मुझे लगता है 3180 के ऊपर बाई करना चाहिए, या फिर डिक्लाइन में आपको मिले तो 3120 के आसपास इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 3100। टीसीएस आज फिर भी अगर आप देखें अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, स्ट्रॉन्ग क्लोज यहाँ पे। और अगर आप देखें तो आज एफएमसीजी की स्ट्रेंथ, और आउट ऑफ एफएमसीजी अगर किसी स्टॉक ने आके अगर आप देखें तो आज पार्टिसिपेट किया एफएमसीजी के सिवा होता है डिलीवरी, एफएसएन ई कॉमर्स, नायका, टीसीएस का जिक्र हो ही चुका है। आईटीसी टुवर्ड्स क्लोज एक अच्छा पुल बैक दिया, और एबीएफआरएल ने अच्छा मूव दिया, ग्रेंडविल्स, और याद रखिएगा मारुति एट 14648 अपने आज करियर हाई पे क्लोज हुआ, एक नया हाई क्रिएट किया। और आप समझिए जब हम लौट के आए थे उस स्पीच से, ड्रीम स्पीच के बाद 15 अगस्त की स्पीच के बाद 12900 का ये स्टॉक, मतलब आप समझिए कि 14650 गिन के अभी आप देखें इन कुछ सेशंस में लगभग 1800 रुपये का मूव दिया इसने। तो मारुति के लिए सबसे अगर आप देखें फ्रूटफुल रहे ये सेशंस। और एक और स्टॉक जो कि मतलब अच्छा कर रहा है आपकी स्क्रीन पे आएगा, दैट्स अशोक लेलैंड, हाई ट्रेजेक्टरीज पर टिकता हुआ। तो पूरी की पूरी निफ्टी ऑटो बास्केट जो थी वो ठीक कर रही थी, और टाटा मोटर्स में भी शॉर्ट कवर था इस हफ्ते। और ज़रा मैं अगर थोड़ी सी पैमाइश करूं निफ्टी की वीकली चार्ट्स पे, हालांकि भी क्लोजिंग में हम बात करेंगे, तो वीकली पे हम क्लोज हो रहे हैं निफ्टी पर। अगर ये 24701 का क्लोज आया तो बिलो 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, यानी लास्ट वीक हम उसके ऊपर क्लोज हुए थे, लेकिन आज उसको सरेंडर कर रहे हैं। और क्योंकि सुबह से हम बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी खराब कर रहा है, बैंक निफ्टी पोस्ट 11 अप्रैल फर्स्ट टाइम क्लोज होने जा रहा है बिलो 20 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। मतलब अभी हफ्ता पूरा नहीं हुआ, लेकिन इंप्रेशन जो आ रहा है उसमें काफ़ी ख़राब आज का सेटअप बैंक निफ्टी ने बिगाड़ा। अनुज। बिल्कुल, बैंक निफ्टी ने बिगाड़ा आज का सेटअप। कुछ और ट्रेड एड्रेस करते हैं, उसके बाद वॉल पर चलेंगे मार्केट क्लोज के लिए। एक बार आप बात करते हैं ब्रिटानिया की। एक बार ब्रिटानिया पर यहाँ से गाबा सर, ब्रिटानिया का चार्ट देखिए। एफएमसीजी में तो खैर आपने अच्छी पकड़ रखी है पिछले कुछ दिनों में, कोई व्यू इस पर? आज ये क्विक सिंगल था हमारा ब्रिटानिया, उसका टारगेट था 5700, वो अचीव हो गया। इनफैक्ट मैं बीटीएस पे ये देना चाहता था लेकिन नहीं दिया फॉर सम रीजन, लेकिन मुझे लगता है अब भी अच्छा है। सिर्फ एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 5700 का ब्रिटानिया। 5900 का टारगेट अब भी वैलिड है। एनहांस मूव है इसमें ब्रिटानिया, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है लेवल पर, ये क्लासिकल पैटर्न है जो कि 6000 तक भी ले आ सकता है ब्रिटानिया। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ओके, चलिए मार्केट की क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। और देखिए ख़राब क्लोज, एक बार जरा सेंसेक्स और निफ्टी लेकर आइए। निफ्टी करीब 250 पॉइंट से ज़्यादा नीचे, इनफैक्ट 24,706 पर। एक काम करेंगे, एक बार जरा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता रहा हूँ। अगर आप सीरीज़ का परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर निफ्टी का एक इस महीने का चार्ट लेकर आएंगे, तो अब हम इस महीने में इस सीरीज़ में नेगेटिव हो गए हैं। जी हाँ, -0.25% ही सही, लेकिन ये सीरीज़ फर्स्ट से शुरू हुई थी, तो सीरीज़ में अब हम नेगेटिव हो गए। ये आपको एक मंथ का दिखा रहा है, तो 26 तारीख से ले रहा है ये बेसिकली, लेकिन अगर आप 1 तारीख से लेंगे तो -0.25%। तो सीरीज़ टू सीरीज़ हम फिर नेगेटिव बंद होने की तैयारी कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग होगा। अगर हम थर्सडे को यहाँ से अगर 1/4% ऊपर नहीं आ पाए, 24,800 के करीब का वो लेवल था बेसिकली, अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो हम मंथ सीरीज़ नेगेटिव बंद करेंगे। चलिए खैर स्क्रीन पर चलते हैं। 260 पॉइंट निफ्टी नीचे था। निफ्टी बैंक दिक्कत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जो वजह है वो यही रही है, 700 पॉइंट नीचे 54,400 पर। निफ्टी आईटी ये भी करीब 3/4% नीचे 250 पॉइंट। और मिड कैप और स्मॉल कैप में पेन देखिए आप, मिड कैप 0.25%, स्मॉल कैप 2% से भी ज़्यादा नीचे। और एडवांस डिक्लाइन 1:3.5 का करीब 634 बढ़ने वाले शेयर, ऑलमोस्ट 2200 गिरने वाले शेयर। सेक्टोरल ब्रेथ आएगी आपकी स्क्रीन पर, एक बार वो देख लेते हैं। सारे सेक्टर्स नीचे थे एक्सेप्ट एफएमसीजी। एफएमसीजी बस एक अच्छे खासे गेंस के साथ बंद हुआ। कुछ हद तक ऑटो कम गिरा 0.5%, लेकिन एफएमसीजी स्टैंड आउट इंडेक्स था।
सबसे ज़्यादा वीकनेस कहाँ पर आई? देखिए रियल एस्टेट इंडेक्स हाई बीटा है 2.5%, कैपिटल मार्केट ऑलमोस्ट 2.25% नीचे था, कैपिटल गुड्स इंडेक्स, बाकी सारे इंडेक्स नीचे थे, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल। चलिए निफ्टी के हीट मैप पर आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ किस तरीके के मूव्स रहे। टॉप लूजर श्रीराम फाइनेंस, उसके बाद सन फार्मा। श्रीराम फाइनेंस 4% नीचे था, सन फार्मा में भी गिरावट, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, कोल इंडिया, रिलायंस ने बहुत प्रेशर डाला आज मार्केट के ऊपर, 2% रिलायंस नीचे था। अदानी पोर्ट्स, डॉक्टर रेड्डीज, हिंडाल्को, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर मंदी थी। आयशर मोटर्स ऑल टाइम हाई पर 2.5% ऊपर, हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए सारे जो गेनर्स हैं या तो एफएमसीजी या फिर ऑटोज या एक आध आईटी स्टॉक्स बेसिकली यहाँ पर। लेकिन कुल मिलाकर ख़राब क्लोज मार्केट की। एक ही अच्छी चीज़ है कि अब अगला सपोर्ट जो है वो काफ़ी दूर है, वो थर्सडे को सुबह 9:15 बजे है। वीरू जी हाँ, और इस क्लोजिंग पर 3 लाइनें याद आ रही हैं मुझे, अर्ज़ करता हूँ, गौर फरमाइएगा कि सिमट न सका एक पल भी, कि सिमट न सका एक पल भी, फैलता ही रहा पूरे दिन रायता, छुट्टी मनाएगी सज धज के तो सिर्फ मनाएगी नायका। एक नायका जो है वो सज धज के जा रही है, बाकी सब अगर आप देखें रायता फैलता रहा। खैर ये रायता भी एक न एक दिन सिमटा जाएगा। बहरहाल हमें मनानी है कल की छुट्टी, गणेश चतुर्थी। जी हाँ, इस पूरे पैनल की तरफ से, श्रेया, अनुज और मेरी तरफ से और पूरी CNBC आवाज़ टीम की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की अग्रिम शुभकामनाएं। मुलाकात होगी गुरुवार को सुबह मॉर्निंग कॉल ओपन ऑफ की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।